बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सबकी सोच। एक सेकंड के लिए हम कहीं और चले गए। बाय द वे, सबकी सोच के साथ मैं नम्रता तारिक। मैं हुसैन लियाकत। गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, खुश आमदीद, वेलकम जी, आयानू पखैर रागले और जितने भी लोग हैं जहाँ पे भी हैं इस वक्त हमें देख रहे हैं, आज की मॉर्निंग आप सबको मुबारक इस वजह से हो कि इस्लामाबाद के रास्ते खुल चुके हैं और शंघाई ताउन तंजीम का जो इजलास है वो ख़त्म हो चुका है। जो ज़िंदगी 30 तक होकर रह गई थी इस्लामाबाद में, वो नॉर्मलाइजेशन की तरफ वापस जा रही है और आप सबको जिंदगी नॉर्मल होने लगी है। लेकिन ये भी तो बताते चले इन सबको कि हम लोग पिछले 2 रोज से घर नहीं गए, हाँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें आके ये प्रोग्राम करना था। तो प्लीज जरा हम जितना आपसे प्यार करते हैं, आप भी इतना प्यार हमें वापस किया करें। बिल्कुल इसी तरह है जी कि जिस तरह निम्रा ने आपको कहा कि हम आपकी वजह से यहाँ पर रुके हुए थे, तो आपको हमें देखना है। अच्छा निम्रा, अगर आज की बात की जाए तो मुझे ये बताया कि आपका आईडी कार्ड बना हुआ है, वैसे उम्र हो चुकी है आपकी? नहीं, अभी बना नहीं है, लेकिन मतलब बनवाना है। वो 18 से जो कम वाला वो बन गया ना? जी नहीं, अभी बना नहीं है, मेरा आईडी कार्ड बनवाना है। नहीं, बन जाता है ना, CNIC माइनस का भी बन जाता है ना आईडी कार्ड। सॉरी, माइनस का भी बन हाँ, जाता है। माइनस वाला है, माइनस वाला है, लेकिन अभी 18+ वाला नहीं है। वो कैसे बनवाया था आपने माइनस वाला? हाँ, वो तो पुरानी स्टोरी है बचपन की ना। तो अच्छा, नादरा में जाके हाँ जी, नादरा में। अब जो आपका 18+ वाला भी बनवा लूं? अब जो आपका आईडी कार्ड बनेगा 18+ का, उसके लिए एक जबरदस्त मेरे पास स्टोरी है जो मैं आपको बताने लगा हूँ। नादरा का शहरी की सहूलत के लिए बाइक सर्विस का आगाज कर दिया गया नादरा की जानिब से। अब इस सर्विस के तहत निम्रा, आप भी और हमारे सुनने वाले भी अपनी मालूमात को अपडेट भी कर सकते हैं। उसके लिए वो दफ्तर जाने की उनको कोई ज़रूरत नहीं है। बाइक सर्विस के जरिए नादरा का जो नुमाइंदा है वो निम्रा आपके पास आएगा, आपके घर में या आपके दफ्तर में, और तमाम तर कार्रवाई वो वहाँ पे मुकम्मल करेगा। और उसके बाद इस सर्विस की जो फीस है उसके हवाले से बताता चलूँ, कोई ज़्यादा फीस नहीं है, 1000 रुपये इसकी फ़ीस है और शनाख्ती कार्ड आपको घर पर ही मौसूल हो जाएगा। और फिलहाल ये सर्विस पूरे पाकिस्तान के लिए नहीं है, फिलहाल ये सर्विस है रावलपिंडी और इस्लामाबाद के लिए, और जल्द ही इसको पूरे शहरों में, हर मुल्क के जो छोटे बड़े गांव हैं, छोटे बड़े शहर हैं, वहाँ पे तो हम तो इस्लामाबाद में रहते हैं, फिर मेरे ख्याल में मुझे बनवा लेना चाहिए अपना CNIC, है ना? इतनी अच्छी सहूलत अगर आ रही है, आप जो जिसका जिक्र कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में आप मुझे अपना CNIC बनवा लेना चाहिए। आप सब भी देखें, अगर आपका नहीं बना तो आप लोग भी इस सर्विस का इस्तेमाल करें। बाइकर सर्विस का ये जो आगाज हुआ है इसका। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल में इस्लामाबाद से सीधा हम चलते हैं सऊदी अरब। साबिक सऊदी बादशाह जो हैं अब्दुल्ला, उन्होंने अपनी बेटी की शादी पर तोहफा देने की एक नई मिसाल कायम की है जी। बेटी को सोने से बना लिबास दिया और जवाहरात से मुज़य्यन ये सुनहरी बाथरूम तोहफे में दिया उन्होंने। हंसते हैं, आपने कभी ये सोचा था? और जो दुल्हन का लिबास है वो मुकम्मल तौर पर सोने से बना है और इसकी कीमत अगर बात करें तो ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा होगी। और जो बाथरूम है वो सुनहरी वॉश बेसिन भी उसमें है, टाइल्स जो है उसकी या दीगर जो भी उसका सामान है, वॉशरूम पूरा का पूरा ही वो भी सोने से बना है। 2011 में शाह अब्दुल्ला की दौलत का तखमीना जो है वो 21 अरब डॉलर था, बैक इन 2011। तो अभी वो आप अंदाज़ा लगा लें। और देखें जी, ऐसी दुनिया भी है जहाँ पे बाथरूम भी सोने के लोग यूज करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये जो स्टोरी है ये आजकल निम्रा सोशल मीडिया की जिन्नत है, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाएं आपको स्टोरी मिलेगी। लेकिन इस स्टोरी के हवाले से बताता चलूँ, ये शादी रिसेंटली नहीं हुई, ये शादी बहुत पहले हुई थी और शाह अब्दुल्ला को गुजरे हुए भी अब काफी अरसा हो चुका है। शाह अब्दुल्ला जब गए थे तो उसके बाद शाह सलमान आए थे। मैं आपको बताता हूँ क्यों शेयर किया ना, वही मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा सब्र करें। शाह अब्दुल्ला जब उनकी वफात हुई थी उसके बाद शाह सलमान आए थे। शाह सलमान के बाद अब तो वैसे मोहम्मद बिन सलमान सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये जो स्टोरी है ये आजकल सोशल मीडिया की ज़ीनत बनी हुई है। इस वजह से हमने आज आपके साथ स्टोरी शेयर की। और ये जो डिटेल्स हैं बताने का मकसद यही है कि ये जो कहानी है ये काफ़ी ज़्यादा पुरानी है, लेकिन आपके यहाँ आज ये प्रेजेंट हो रही है। तो हमने कहा कि कुछ फैक्ट एंड फिगर्स भी बताए जाएं कि ये पुरानी शादी है। अब नई शादियों में तो जिस तरह अंबानी की शादी वो बड़ी पॉपुलर हुई, इस तरह ये भी शादी एक बड़ी जो है वो पॉपुलर शादी थी। आगे बढ़ते जी, आगे अब थोड़ा सा इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्टोरी है जो कि आपको बतानी है। अल्लाह जिसको भी हिदायत देता है उसको गुमराही से हिदायत की तरफ, उसके तमाम तरह असबाब को खुदा ताला पैदा करता है। मैं बात कर रहा हूँ प्रोफेसर डॉक्टर गैरी मिलर की, जो कनाडा के मारूफ मुबल्लिग थे, जो कि ईसाई मज़हब की तबलीग करते थे। उन्होंने किया ये कि उन्होंने कुरान करीम को स्टडी करने की कोशिश की। कुरान करीम में साइंसी और तारीखी गलतियाँ तलाश करने का उन्होंने इरादा किया, ताकि जब उनको गलतियाँ मिलेंगी तो वो मुसलमानों को ईसाइयत की दावत दे सके। इस मकसद के लिए उन्होंने अरबी सीखी और पूरा कुरान पढ़ा कि कुरान की तालीमात से वो कुछ ना कुछ कुरान से गलतियाँ निकालें। उसके बाद वो लोगों को बताया, मुसलमानों को ईसाइयत की तरफ कन्वर्ट करे, लेकिन उनको गलतियाँ नहीं मिली। इंस्टेड ऑफ गलतियाँ ढूंढने के वो इस्लाम से मुतासिर हुए, उन्होंने इस्लाम कबूल किया और अब प्रोफेसर साहब का नाम है
अब्दुल्ला अहद उमर। वाओ जी, माशाल्लाह। चलें, एक और ख़बर भी आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन है बल्कि वो शेयर करते हैं कि वैसे हसन, आपको पता है कि जब इंसान हज या उम्रा करता है तो इससे ज़्यादा नेक काम तो कोई है भी नहीं। मतलब बहुत इंसान जो है वो मुकम्मल तौर पे आप कह सकते हैं गुनाहों से पाक हो जाता है मुसलमान, क्योंकि वो इस दौरान वो मुसलमान जो होता है वो बाकायदा आप कह सकते हैं कि जिस्मानी तौर पर भी फिर माली तौर पर भी आजमाइश से गुजर रहा होता है। लेकिन एक ऐसी कहानी आपके साथ शेयर करते हैं जिसमें मुसलसल आजमाइश का शिकार एक मुसलमान है, बोस्निया के ये मुसलमान है, सनाद इनका नाम है। इन्होंने हज के लिए मक्का तक 5650 किलोमीटर पैदल सफ़र किया, जिसमें 7 ममालिक शामिल थे। ये गैर मामूली सफ़र 314 दिनों में उन्होंने मुकम्मल किया और वो 20 किलोग्राम का जो एक वज़नी बैग है वो भी उनके साथ ही था। जो 2 सहरा भी उन्होंने अबूर किए। ये जो शख्सियत है इनका पुख्ता ईमान और अज़मत, मैंने जब ये ख़बर देखी थी तो लाइक ऑब्वियसली ये कोई एक मामूली शख्स नहीं कर सकता जिसका अल्लाह ताला पे बहुत ही पुख्ता ईमान है, उसका जज्बा मोहब्बत अल्लाह ताला से, तभी कोई शख्स इतने मतलब आप 6000 कह लो 6000 किलोमीटर पैदल चल के आप मक्का मुकरमा या मदीना मुनव्वरा को देखने जाते हैं। बिल्कुल ऐसे आपकी हिम्मत को सलाम देना चाहिए। और हम पुराने वक्तों में सुनते थे, हमारे जो बुजुर्ग होते थे वो बताते थे कि उनके आबा व अजदाद या फिर वो भी यहाँ से बस में सफ़र किया करते थे या फिर पैदल सफ़र किया करते थे। लेकिन बोस्निया के इस मुसलमान ने, जिसकी वीडियो आप देख रहे हैं, बड़ी जान फिशानी के साथ इन्होंने तकरीबन 6000 किलोमीटर का सफ़र किया। फिर वो मक्का गए, वहाँ पे हज किया और 1 साल का पूरा सफ़र था ना, 314 दिन को आप 1 साल लगा लें, 1 साल का सफ़र। और फिर एक और बात है कि आप जब हज में जाते हैं ना तो आप कहते हैं कि आप एक नया नवेला बच्चा जिस तरह पैदा होता है ना उस तरह वापस आते हैं। आपके तमाम तर गुनाह जो हैं, चाहे वो सगीरा हैं कबीरा हैं, उनकी माफ़ी मिल जाती है आपको। तो इनके लिए तो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा अल्ट्रा पैकेज होना चाहिए। ये तो कहा कि एक आम मुसलमान किसी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जब रिवायती अंदाज में करता है तो भी वो गुनाहों से पाक हो जाता है, अल्लाह ताला उसको माफ़ करने वाला और माफ़ करता है। तो जब एक शख्स ने फिर उससे पहले इतनी कोशिश की हो और तकलीफें बर्दाश्त की हो सिर्फ अल्लाह ताला के राह के लिए, फिर तो वो भाई बहुत ही शानदार मिसाल है। आगे चले जी, आगे चलें, आगे चलते हैं। इंसानी हुकूक की मुसलसल पामाली की ये खबर जो हम लोग आपके साथ शेयर करने लगे। आलमी ज़ुबान मुसलसल इस पर खामोश है। पिछले 2 हफ्तों से इसराइल ने शुमाली गजा में ग़ज़ाई इमदाद बंद कर रखी है, जिसके बायस हसनैन इस वक्त आप कह सकते हैं कि 4 लाख फ़लस्तीनी या उससे भी ज़्यादा, जो कि ये तो ऑफिशियल हो गया, चले फाका कशी का उनको सामना है, खाने पीने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। इस संगीन सूरत हाल से जो मकामी आबादी है ज़ाहिर है कि वो शदीद मुश्किलात में मुब्तला है। लोग हैं सब तमाम, ना उनके पास कुछ खाने को है ना पीने को है। और यहाँ पे इंसानी तंजीमें कहाँ पे हैं जो इंसानी हुकूक के प्रचार करती रहती हैं। हर वक्त यही बात होती रहती है कि एक इंसान की जान मैटर करती है। तो पैलेस्टीनियन लाइव्स आल्सो मैटर इफ़ वाइट लाइव्स मैटर। तो खैर ये सूरत हाल है जी। बिल्कुल ऐसे है। जो फ़लस्तीन के ऊपर जुल्म है इसराइल का वो ख़त्म नहीं हो रहा। और सिर्फ एक आटे की बोरी की बात बताऊँ आपको तो वो इस वक्त पाकिस्तानी रुपयों में 3 लाख रुपए की मिलती है फ़लस्तीनियों को। और तमाम तर इमदाद बंद करने से 4 लाख फ़लस्तीनी इसका शिकार है। ऑलरेडी उनकी नस्ल कशी बमबारी से हो रही है, मिसाइल से हो रही है। लेकिन जो के जरिए भी मर रहे हैं इसराइल है वो अब उनको खाने पीने के लिए भी ना, मेरा ख्याल है कि उनकी बंदिश कर रहा है। और इसी वजह से कहते हैं ना कि शुक्र कीजिए कि आपकी इस कायरात का निज़ाम अल्लाह ताला के हाथ में है। अगर ये किसी इंसान के हाथ में होता तो फिर क्या होता। लेकिन हमारी जो आवाज़ है वो इसी तरह आप सुनते रहेंगे फ़लस्तीनियों के हक़ में, क्योंकि ईमान के 3 ही दर्जे हैं। नंबर 1 है कि आप उसको हाथ से रोकें, दूसरा नंबर है उसको ज़ुबान से रोकें, और तीसरा नंबर ये है कि उसको दिल में बुरा जानें। तो हम कम से कम ज़ुबान से रोकना हमारा काम है, मीडिया वालों का काम है, ABN न्यूज़ का काम है, इस प्लेटफॉर्म का काम है। तो इस प्लेटफॉर्म से आप ये आवाज़ ज़रूर सुनते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे आपको टेक्नोलॉजी की दुनिया से एक हौसला अफजा खबर देते हैं। अगर टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो 3-4 मुल्क ऐसे हैं दुनिया के जो टेक्नोलॉजी में हमेशा से ही आगे रहे। उसमें USA की बात की जाए तो वहाँ कैलिफोर्निया की बात की जाए, वो टेक्नोलॉजी के हवाले से बड़ी अच्छी स्टेट है। फिर चाइना बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, रशिया टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। हमारे पड़ोस में अगर भारत की मिसाल ली जाए तो वो भी टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। लेकिन अब टेक्नोलॉजी ने एक और नया काम कर दिया है। चीनी टेक्नोलॉजी ने हमें ये बताया कि आप जो बिजली है वो रवायती अंदाज में नहीं बना सकते, बल्कि उसके बहुत सारे तरीके हैं, उन तरीक़ों से भी आप बिजली बना सकते हैं। चीनी साइंसदानों ने पौधों की बहाराती अमल से बिजली पैदा करने वाली एक इनकलाबी टेक्नोलॉजी तैयार की है, जिसमें कवल के पत्ते को इस्तेमाल किया जाता है। ये निज़ाम पौधों के अंदर पानी की जो हरकत है उससे बिजली पैदा करता है
और आलमी सतह पर 67.5 टेरावाट घंटे बिजली पैदा करने की सलाहियत रखता है। ये जो निज़ाम है ये इको फ्रेंडली भी है और इसकी लागत काफ़ी ज़्यादा कम है और बड़े आबी ज़खायर पर इन्हिसार इससे बिल्कुल आपका ख़त्म हो जाएगा, जिससे दूर दराज के इलाकों में बिजली की फराहमी मुमकिन हो सकती है। सो चाइना आपको दिन ब दिन बता रहा है कि आप क्या कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप चाइना के आईपी बिजली आते हैं, आप चाइना से बिजली किसी और तरीके से बिजली पौधों से बना रहे हैं कि ये इस तरह के पौधे ही हमारे घरों में लगा दे ताकि बिजली हमें इको फ्रेंडली और सस्ती तो मिले। सही बात है, ये तो बहुत ही शानदार खबर थी वैसे कि फोटोसिंथेसिस जो हो रहा है वो उससे अब पानी वो उसको यूज़ करते हुए वहाँ पे भाई बिजली बन रही है और हम लोग यहाँ पे बैठे हुए अभी तक सिर्फ डेफिनेशन ही याद कर रहे हैं। तो खैर हमें भी आगे बढ़ना चाहिए, ये मिसालें हम लोगों के शेयर करने का मकसद होता है कुछ सीखें और देखें कि दुनिया किस तरफ जा रही है और हमें किस तरफ लेके जाया जा रहा है। हमें तो बस ये पता है कि इमरान खान ने क्या किया, नवाज शरीफ ने क्या किया, उससे आगे हमारी कहीं सोच ही नहीं जाती है। तो ज़रा उठें, कोई काम काज करें और आगे बढ़ें। यहाँ पे हम शामिल कर आगे बढ़ते हुए ब्रेक, आपने हमारे साथ रहना। वेलकम बैक एवरीबॉडी। आपको पता है गुज़िश्ता 2 रोज़ शंघाई ताउन तंजीम का इजलास था जो कि इंतहाई अहमियत का हामिल था। अल्लाह का शुक्र है कि खैर खैरियत से हो चुका और इस्लामाबाद के रास्ते भी खुल चुके हैं। ये 23वां जो इजलास था, इसे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी हसनैन खिताब किया और उसमें उन्होंने अफगानिस्तान का जिक्र किया। अगर ओवरऑल बात करें तो जो इसके मेंबरान है इस ऑर्गेनाइजेशन के, इस अलायंस के, और उन ममालिक का तिजारती निज़ाम जो है उसको बेहतर करने की बात हुई। फिर उसके अलावा कोई फाइनेंशियली अगर देखा जाए कि किस तरह स्टेबल होना है उसकी बात हुई। अफगानिस्तान के बारे में बात की गई कि सिर्फ ये ख्वाहिश नहीं है कि मुस्तहकम हो अफगानिस्तान, बल्कि ये भी कि बल्कि इस बात की ज़रूरत है कि जो इंटरनेशनली देखा जाए अफगान सरजमीन को दहशतगर्दी के इस्तेमाल से रोकना, ये भी वज़ीर आज़म ने कहा कि इंतहाई अहम है और हम इसके लिए मदद का मुतालबा किया उन्होंने। बहरहाल एक और बात कि इसमें भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर जो हैं उनकी शिरकत जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी और उस पर बड़ी नज़रें भी आई हुई थी पूरी दुनिया की। लेकिन उन्होंने रवानगी के वक्त पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया और शानदार मेज़बानी पर पाकिस्तान की हुकूमत का भी शुक्रिया उन्होंने अदा किया। बिल्कुल ऐसे इस तमाम तरह टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। नूर फातिमा साहिबा हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले आपको खुशामदीद कहते हैं, थैंक यू। अच्छा, ओवरऑल अगर पहले आपसे सवाल करूँ कि SCO के इम्पैक्ट के हवाले से बताइएगा। SCO एक शानदार इवेंट हुआ। अब बहुत सारे लोगों की राय है कि ठीक है आपने एक इवेंट अच्छा होस्ट कर दिया, उसके सिक्योरिटी के मेजर्स अच्छे थे, कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आ गया SCO का, लेकिन हम ये समझते हैं कि एक पॉजिटिव इमेज के तौर पे पाकिस्तान पूरी दुनिया को बताने में कामयाब ज़रूर हुआ है कि हम एक सेफ कंट्री हैं और बड़े अच्छे तरीके से इतने बड़े बड़े हाई लेवल के डेलीगेट्स को हम खुशामदीद कह सकते हैं। जी एग्जैक्टली, आई एग्री विद यू। देखिए व्हाट डज इट मीन ऑफ इम्पैक्ट, तो ये एक रिलेटिव टर्म है ना। हम इम्पैक्ट को क्या समझते थे कि कल अगर जैसे ही वो मीटिंग खत्म हुई है और उसके बाद से आपके यहाँ क्या ऐसा चीज आती जिससे आपको इम्पैक्ट का अंदाजा हो, यही इम्पैक्ट है। और जो इस तरह के फोरम्स होते हैं उनका इम्पैक्ट या उन पे सब चीजों का थ्रेशोल्ड कर देना तो वैसे भी ठीक नहीं है ना। उनसे आप एक्सपेक्टेशंस क्या कर सकते थे कि आपकी GDP जो है वो इमीडिएटली बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं है ना। ये एक रीजनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें इंटीग्रेशन है कुछ मुल्कों की और उसमें जिसमें जिसे कहना चाहिए जो अच्छी परफॉर्मिंग इकोनॉमीज है लाइक चाइना है, रशिया है, वो मौजूद हैं, उनकी लीडरशिप मौजूद है। बाकी कुछ मुल्क जो डेवलपिंग हैं और अपना रोल प्ले कर रहे हैं और अपने रीजनल स्टेबिलिटी में रोल, पाकिस्तान जैसे वो मुल्क मौजूद हैं। बाकी सेंट्रल एशियन स्टेट जिनका दुनिया पूरी जो है उसमें इंटरेस्टेड है एनर्जी की वजह से, क्योंकि वो एनर्जी का हब है, तो वो मौजूद हैं। तो इसका इम्पैक्ट तो नेचुरली है और पूरी दुनिया में ये खबर है। ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हम इसको हाईलाइट करें और हम देख रहे हैं। देखिए जब आप इतने मल्टीलैटरल लेवल के ऊपर और इतने हेड ऑफ द स्टेट्स के साथ एक जगह पे मिलते हैं तो ये तो इटसेल्फ एक अपॉर्चुनिटी होती है। और उसको देखिए इसकी इंडिकेशन और इसका सब्सटेंशिएट मैं इस तरह भी कर सकती हूँ कि जो इंडिया का जो पार्टिसिपेशन इसमें हुई है वो इस वजह से भी हुई है क्योंकि ये एक बहुत बड़ा है जिसमें आप बहुत सारे इन्वेस्टमेंट और ट्रेड के अपनी मार्केट देख सकते हैं। अपनी आपके प्रेजेंस से ही चीजें जो हैं वो नेचुरली आगे नेक्स्ट उस स्टेज पे जाती हैं, ग्रेजुअल लेवल पे डेवलप होती हैं। तो इम्पैक्ट बिल्कुल है। आपके एक
नैरेटिव है, और ये बात कहना कि जी ठीक है हमने इसको कर लिया और सिक्योरिटी, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसको जितनी एमिकेबली और जिस अंदाज में, जिस तरह से फ्रेजाइल स्टेज जो है सिक्योरिटी की पाकिस्तान में रही है और हो जाती है ऑफ एंड ऑन, तो उसमें इतना बड़ा होस्ट करना और बहुत अच्छे तरीके से इसको मैनेज करना, बड़ी रिस्क देना उनको जो कि देना भी चाहिए थी, इतनी डिग्निटीज को। उसके बाद आप जो है ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, मैं समझती हूँ। और स्लोली देखिए वही का एक 24 आवर्स में क्या इम्पैक्ट आप उसका देख सकते हैं। 24 आवर्स में तो यही इम्पैक्ट होगा कि डेलीगेट्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं, उन्होंने आके कैसा महसूस किया, यू वर द होस्ट। सो इम्पैक्ट जो आएगा वो नेचुरली कुछ एरियाज में उन्होंने बात की है जिसमें ट्रेड है, उसकी जिसे कहते हैं मंडियों की मंडियों की एक्सेस तक, ठीक है, कि किस तरह आप ये सारे मुल्क आपस में कम से कम अपनी ट्रेड बढ़ाएं। और इससे इन सारे मुल्कों की बात अपनी जगह है। ये मैं आपको बताऊं, इंटरनेशनली जो इमेज आपने क्रिएट किया है पाकिस्तान में, दैट इज सो सिग्निफिकेंट कि एक सिर्फ चाइना का सीपैक तो बहुत बड़ी बात है जो हमने किया, सेकंड होने जा रहा है उसका पार्ट, लेकिन इसके साथ साथ आप इंटरनेशनल कम्युनिटी, इन्वेस्टर ये जरूर सोचेगा और सोच रहा होगा कि पाकिस्तान जो है वो अगर सिक्योरिटी में एक इंटरडिपेंडेंस अप्रोच के साथ चल रहा है कि बाकी मुल्क भी उसका सिक्योरिटी में कलेक्टिव सिक्योरिटी की तरफ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, तो वहाँ इन्वेस्टमेंट करना, ट्रेड करना और उसके साथ उनको मंडियों तक एक्सेस देना एक सिक्योर चीज। ओके, तो ये चीजें ओवर द टाइम हम देखेंगे। हाँ, यहाँ मैं जरूर कहती हूँ कि ओवर द टाइम अगर आज जो कुछ हुआ है उसको अगर इफ यू फॉरगेट इट और उसके ऊपर आप इम्प्लीमेंट ना करें तो नेचुरली फिर उसका तो कोई हल नहीं, लेकिन अगर आप इसकी इम्प्लीमेंटेशन का पेस वही रखें तो इसके बिल्कुल रिजल्ट्स होंगे। ठीक, अच्छा नूर फातिमा प्लीज ये भी बताइएगा कि जयशंकर का बड़ा पॉजिटिव बयान आप कह सकते हैं सामने है, क्योंकि शायद हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, तो उनके दो जो अच्छे कलिमात होंगे वो भी हमारे लिए बड़ी बात है। Do you think that it is impactful for the bilateral ties or something in the near future? I think this is kind of ice breaking between the two। काफी अरसे के बाद से कोई हमारा इंटरेक्शन उस तरह से हाई लेवल पे नहीं हुआ था, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट तो होता है। इट विल बी वर्किंग एज आइस ब्रेकिंग, बिल्कुल होगा। और नेचुरली अब जो वो यहाँ बोलकर गए हैं ये उनका मीडिया ने भी देखा और वहाँ जाके वो इसको डिनाई तो नहीं करेंगे ना, नेचुरली उन्होंने जो अप्रिशिएट किया वो वहाँ जाके भी बताएंगे। और वी हैव बीन दैट काइंड ऑफ होस्ट ना, कि उसको उन्होंने अप्रिशिएट किया। सो हमारे लिए तो नेचुरली देखिए हमने तो उनको ऑफर किया सीपैक के अंदर, हमने तो उनको रीजनल स्टेबिलिटी के अंदर हमेशा से एक स्टेक होल्डर बनाना चाहा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहां से जो सिचुएशन होती थी वो ये होता है कि पाकिस्तान को किस तरीके से आप आइसोलेट करें, तो वो कॉरेस्पॉन्ड नहीं, हमें कॉरेस्पॉन्डेंस से ही मिल सकी ना, उस तरह से उन्होंने उसको रिस्पांस नहीं दिया। लेकिन अदरवाइज पाकिस्तान जो है, और खास तौर पे आपको पता है कि ये जो हमारा कल मीटिंग हुई है, एससीओ जो है ना, ये काउंटर वेट हो सकता है नेटो का, क्योंकि नेटो की एक कलेक्टिव सिक्योरिटी का ऑब्जेक्टिव है, तो ये इसका भी एक कलेक्टिव सिक्योरिटी, कलेक्टिव ट्रेड ना, एक जिसे कहना चाहिए कि आप जो है लिविंग टुगेदर, पीसफुली लिविंग टुगेदर का एक मोटो जो है वो। यू आर सेइंग कि वो नेटो को दे सकता है टक्कर, एससीओ टक्कर अब ये वर्ड का चुनाव हमें जरा थोड़ा ख्याल रखना होगा, लेकिन चले आप दुरुस्त कर दीजिएगा। अब आप क्या कहना चाह रही हैं? मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पाई। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि एक इक्वली एक आपके पास एक ऐसी फौजी सलाहियत एससीओ की बहुत कम नहीं है। हाँ जी, ऐसी फोर्स आ सकती है। देखिए हमें हर चीज में जो है ना वो इसको एक कंपटीशन के कॉन्टेक्स्ट में नहीं लेना, लेकिन एक कंपेनियन के कॉन्टेक्स्ट में भी चीजें होती है ना, कि आपने इसको काउंटर वेट का वर्ड मैंने इसलिए यूज किया है। अच्छा नूर फातिमा साहब, जयशंकर साहब के हवाले से मैं भी बात करना चाहूँगा। उन्होंने बेसिकली इंतहा पसंदी के कंट्रोल की बात की, अलहदगी पसंदी की जो तहरीकें उनके कंट्रोल की बात की, दहशतगर्दी के कंट्रोल की बात की, और ये बड़ा सिग्निफिकेंट दौरा था क्योंकि 9 साल बाद तकरीबन कोई भी इंडियन जो वजीर खारजा वो पाकिस्तान आ रहा है। 2015 में सुषमा स्वराज आई थी। तो क्या आप समझते नहीं है कि काउंटर नैरेटिव भी कहीं ना कहीं से पाकिस्तान की तरफ से आना चाहिए था? क्योंकि हमने देखा है किस तरह इंडिया बीएलए को सपोर्ट कर रहा है, बलूचिस्तान की सूरत हाल आपके सामने है, पाकिस्तान में जितनी भी अलहदगी पसंद तहरीकें चल रही हैं वो तो इंडियन सपोर्ट के साथ ही चल रही हैं। देखिए देयर विल बी अ टाइम टू रिस्पॉन्ड टू दिस स्टेटमेंट ऑफ
राइट हमें देखना होता है कि आप कहाँ बैठे हैं और क्या उसका ऑब्जेक्टिव है, क्या उसका मैंडेट है। कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात है। अगर वहाँ पाकिस्तान काउंटर करना शुरू, पाकिस्तान के पास तो बहुत ज्यादा मटेरियल मौजूद है ना, जो आप भी मेंशन कर रहे हैं, तो पाकिस्तान के पास, और पाकिस्तान ने जितना सफर किया है और जितने बिलियन ऑफ डॉलर्स, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स हमने अपना इसमें सारा को कर दिया है, वेस्ट किया है हमने इंफ्रास्ट्रक्चर, और सबसे अबव ऑल हमारी जो ह्यूमन लाइफ का लॉस हुआ वो तो किसी और मुल्क का नहीं हुआ। तो आर्गुमेंट्स तो बहुत हैं, लेकिन डिप्लोमेटिकली भी चीज़ों देखा जाता है कि वो उस वक्त बैठ के सिर्फ अपनी एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, जिसको अगर आपको मौका मिलेगा और कल जब इसके ऊपर फर्दर डेलिब्रेशंस होंगी तो डेफिनेटली दे विल बी टाइम टू रिस्पॉन्ड टू दैट। लेकिन मेरा ख्याल है कि खिते के अंदर जितने मुल्क यहाँ मौजूद थे उन सबको एक तो पाकिस्तान की एफर्ट्स का पता है, और पाकिस्तान किस अंदाज में रीजनल स्टेबिलिटी के लिए और वर्ल्ड की स्टेबिलिटी के लिए पाकिस्तान जो कर रहा है, मेरा ख्याल है वो किसी से छुपा नहीं। लेकिन एक चीज उस वक्त ये क्रिएट कर देना कि एक हॉस्टाइल सिचुएशन ना हो जाती, तो प्रोबेबली उसकी वजह से इमीडिएटली उसका रिस्पांस नहीं आया होगा। ठीक हो गया। अच्छा नूर फातिमा साहिबा, ये तो चले इंडिया की बात होगी, इसके बाद अगर हम आए तो हमारे लिए चाइना के प्रीमियर का यहाँ पे आना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और बहुत से इंपॉर्टेंट MOUs पे दस्तखत हुए, बड़ा ही शानदार रहा उनका ये विजिट। सो व्हाट डू यू थिंक कि जो हमारा इवेंट रहा वो चाइना के लिहाज से भी बहुत सक्सेसफुल रहा? एग्जैक्टली जी, देखिए चाइना का प्राइम मिनिस्टर का आना, वक्त से पहले उनकी डेलीगेशंस का आना, और चूंकि वो तो इसमें तो उन्होंने आना ही था, बट उसके अलावा भी वो आए हैं, ठीक है, फिर अदर प्रोजेक्ट्स, तो वो आपके रीइंफोर्स करता है, CPEC को रीइंफोर्स करता है, योर फ्रेंडशिप, और उसके साथ साथ जो फ्यूचर आउटलुक आपके डेवलपमेंट की है, उनके डेवलपमेंट की है, उनकी जो इन्वेस्टमेंट लेट ग्रोथ है, आपकी इन्वेस्टमेंट लेट ग्रोथ है, ट्रेड ग्रोथ है, उसमें बहुत रीइंफोर्स करता है। जो दुनिया में एक नैरेटिव बिल्ड होने लगा था कि जी चाइना की वजह से प्रोबेबली आपके अंदर आपका डेट लेवल बहुत बढ़ गया है, वेयर एज के डेट लेवल जो है, अगर आप पूरा देखें जितना पाकिस्तान का डेट है, और उसमें अगर चाइना का आप डेट लेवल देखें तो ओनली उसमें वो 30% है, ठीक है। तो इसलिए बहुत सारी चीजों को काउंटर नैरेटिव देना जरूरी होता है, उससे भी ज्यादा, बातों से भी ज्यादा मेरा ख्याल है एक्शन की जरूरत होती है। उनके आने की वजह से एक वो एक्शन जो हुआ है, उससे पूरी दुनिया में एक चीज जो कहीं ना कहीं नैरेटिव बिल्ड हो रहा था, वो उसका भी नेचुरली वो अंडरमाइन हुआ है और रीइंफोर्स हुआ है आपके टाइज उनके साथ, क्योंकि आपका CPEC 2 शुरू होने जा रहा है, और प्रोजेक्ट्स। इसके अलावा जो मेरा हमेशा से कंसर्न है वो है आपकी एनर्जी, आपका सोलराइजेशन, और सोलराइजेशन पे 60% आपका CPEC जो है वो पावर सेक्टर का तो ऑलरेडी सोलराइजेशन पे काम हो रहा है, तो और बाकी भी सोलराइजेशन पे फर्दर भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स वो लाना चाह रहे हैं कि आपको आपके यहाँ सोलराइजेशन हो जाए, ताकि आपकी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो कम हो जाए। तो नेचुरली इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। अच्छा नूर फातिमा साहब, मुझे ये बताइएगा कि मैंने 2014 में भी देखा था, उस वक्त 45 अरब डॉलर की बात हो रही थी, वो आए भी। CPEC 1 की बात की जाए तो किसी दौर में वो स्टार्ट हुआ, किसी दौर में वो तातुल का शिकार हुआ। अब डॉलर्स तो आएंगे, इन्वेस्टमेंट तो आएगी, लेकिन हमने देखा है कि हम अनफॉर्चुनेट ये है कि हर दूसरे दिन पीछे ही जा रहे हैं। इसकी क्या वजह है? डॉलर्स भी आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट भी आ रही है, लेकिन हम पीछे जा रहे हैं। नहीं, देखिए हम पीछे जा रहे हैं, उसके 2-3 रीजंस है ना। एक तो ये रीजन है कि बीच में आपका CPEC बहुत अरसा रुका रहा, आपको पता है, आपने हर तरह की इन्वेस्टमेंट बंद कर दी थी, उसमें आपने बिलियन ऑफ डॉलर्स को बचा लिया, क्योंकि उस वक्त आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की कमी हो रही थी, ठीक है। तो आपको पता है कि इवन आप देखिए कि अगर आप एक घर बनाते हैं ना, एक सिंपल घर बनाते हैं, उस घर को भी अगर आप वक्ती तौर पे रोकते हैं तो उसकी कॉस्ट कहाँ चली जाती है फिर, ठीक है। तो आप सोचिए CPEC तो आपके इकोनॉमिक जोन थे, आपके रोडवेज, रेलवेज, आपका बहुत कुछ इसमें था ना, तो वो सारा आपने रोका, उसकी कॉस्ट भी बढ़ती है, जाहिर है। तो वो जो कॉस्ट तो एक चीज है, लेकिन जो उसके इम्पैक्ट आना था, जो आप बात करें, उसका इम्पैक्ट उतना नहीं आ पाया जो हम समझते थे कि 14 से लेकर 20 तक जो इम्पैक्ट आ जाता, क्योंकि आपने उसको स्लो डाउन कर दिया, बीच में तो उसको रोक दिया। फिर जब आपकी स्टेटमेंट्स होती है ना, लेट मी बी वेरी माइंडफुल टू दिस आल्सो, कि जी हम CPEC के प्रोजेक्ट्स को रिव्यू करेंगे, रिमेंबर ये बात हुई है। और जब आप इस तरह बात करते हैं ना, तो देन आप क्या करते हैं कि आपसे सारे इन्वेस्टमेंट शाई अवे होती है। तो बहुत सारी चीजें आपकी, जो आप इस चीज को सोचिए,
स्पेकुलेशन आपकी कैपिटल फ्लाइट करती है, आपका पैसा बाहर जाना शुरू हो जाता है। आपके जैसे ही आपका जो ट्रेड डेफिसिट शुरू होगा और आपके साथ उसके साथ आपका रिजर्व के का कमी शुरू हो जाएगी, तो रिजल्ट यही होगा कि आपकी जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ता चला जाएगा। तो हमने बहुत सारी चीजें गवर्नेंस लेवल पे ठीक नहीं रही हैं, बहुत सारी चीजें जो इकोनॉमिक लेवल पे भी ठीक नहीं रही हैं, उसके रिजल्ट आज हम देख रहे हैं। अगर आप सारी फोर्सेस जो हैं पॉलिटिकल, वो अगर एक पेज पे ये हो जाए कि एटलीस्ट द मेगा प्रोजेक्ट्स, एटलीस्ट द बड़े प्रोजेक्ट्स में एक नेशनल आउटपुट शामिल है ग्रोथ की, उसके ऊपर एटलीस्ट नेगेटिव चीज ना बात करें, तो आई टेल यू कि ये टर्न अराउंड सिचुएशन होती है आज। ठीक हो गया। अच्छा, थोड़ा सा अगर रशिया के हवाले से बात कर ली जाए, रशिया भी आया और एक बड़ा भारी भरकम डेलीगेशन लेके आया। रशिया के साथ जब भी हम ताल्लुकात बढ़ाने की कोशिश करते हैं, कोई ना कोई कोलैप्स हो जाता है, गवर्नमेंट चली जाती हैं, बाजुकात हमारे यहाँ इंस्टेबिलिटी आ जाती है। लेकिन अब एक चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि रशिया पाकिस्तान की तरफ टिल डाउन हो रहा है, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इंडिया से वो दूर हो रहा है। सो रशिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप में कोई बेहतरी हमें नजर आएगी, या इसी तरह बस हम देखते रहेंगे कि हम रशिया के करीब जाएंगे, रशिया हमारे करीब आएगा और कोई कोलैप्स हो जाएगा? we should be a bit optimistic presently. उसकी रीजन ये है कि बहुत अरसा आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है ना, वो टिल्ट रही है टुवर्ड वेस्ट, ठीक है, वो चाहे यूरोप हो या अमेरिका हो। तो बहुत सारी आपकी ऑप्शन 50s में भी आपने रशिया को छोड़ के ऑप्ट किया था ना, दूसरी जो ब्लॉक है। तो अब ये हुआ है कि ओवर द टाइम जा रहा है, फिर वो एक कोल्ड वॉर आई और उसके बाद की सिचुएशन डेवलप हुई, फिर अफगानिस्तान की सिचुएशन हुई, तो नेचुरली सबका फोकस वहां हुआ। अब आपका जो फॉरेन पॉलिसी का रीओरिएंटेशन आई वुड से हो रहा है, बिल्कुल। अब आप जो है सेंट्रल एशिया को भी देख रहे हैं, आप ईस्ट एशिया को भी देख रहे हैं, आप रशिया को भी देख रहे हैं। रशिया बीइंग द माइटी कंट्री, ऑफ कोर्स उसका अपना एक डायनामिक्स है, उसके साथ रिलेशनशिप के लिए आपको यू नीड टू बी मोर अमेकेबल और उसको सस्टेन रखना होता है। कुछ आपकी जाहिर है कि सिक्योरिटी की कुछ जो है एक दूसरे की ट्रेनिंग्स कराना, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके साथ ही ये सस्टेन्ड रिलेशनशिप होता है। देखिए, ऐसा कोई भी रिलेशनशिप नहीं चलेगा, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस में जो कंट्रीज है वो अपना इंटरेस्ट देखती हैं, ठीक है? तो आपको इंटरेस्ट डेवलप भी करना है और अपने स्टेक उनके साथ डेवलप करना और उनका स्टेक अपने साथ डेवलप करना है, तो उस सूरत में आप इसको सस्टेन रख सकते हैं। ठीक हो गया। नूर फातिमा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी एससीओ से मुतालिक, हमें ज्वाइन किया था नूर फातिमा साहिबा ने, और यहाँ पे हम शामिल करने लगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो पाकिस्तानी सियासत में क्या होने जा रहा है, आईनी तरमीम से मुतालिक इन डिटेल डिस्कशन करेंगे। सो स्टे विद अस। जी, तो एक तरफ एससीओ है, दूसरी तरफ आईनी तरमीम है, जो कि आज होने वाले सेनेट के इजलास में पेश किए जाने का इम्कान है। गुज़श्ता रोज अगर बात की जाए 26वीं आईनी तरमीम पर पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास बुलाया गया था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर आज तक के लिए वो इजलास मुलतवी किया गया था। अगर इस इजलास पर बात की जाए तो गौर के लिए पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी के इजलास में रास्तों की बंदिश के बायस 39 में से सिर्फ 12 मेंबरान इजलास में पहुंच सके, और गुज़श्ता रोज जाती उम्रा में लाहौर में बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ की मुलाकात हुई, जिसके बाद कमेटी ने मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी JUIF और ANP के मुजवजा ड्राफ्ट में यकजा कर लिया और उनके ऊपर बात हो गई। यकजा कर लिया, बिल्कुल जी। सदर मुमलिकत ने हसनैन आज सेनेट का इजलास सपहर 3 बजे बुलाया है, जबकि कौमी असम्बली का इजलास आज 4 बजे तलब किया गया। और जो हमारे सोर्सेज हैं वो हमें ये बता रहे हैं कि इजलास से पहले काबीना आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी देगी। अब इन तमाम तर मामला पे बात करने के लिए रियासत अली आज़ाद साहब, जो कि सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। रियासत साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये मौलाना और पीपल्स पार्टी के दरमियान बातें ये सामने आ रही हैं कि हो चुका है इत्तेफाक, तो किन बातों पे इत्तेफाक हुआ, किन बातों पे माने? मेरा ख्याल है जो कि आईनी कोर्ट तो बिल्कुल इस पे तो कोई बात ही नहीं है, मौलाना साहब इस पे कोई लफ्ज भी नहीं सुनेंगे। अच्छा, ये मैं आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ। बाकी दीगर चीज़ें हैं वो सामने जब ड्राफ्ट आएंगे तो फिर पता चलेगा, चूँकि आपने शॉर्ट में भी चला कि मुख्तलिफ लोग अपने वो दे रहे हैं। बुनियादी तौर पे हमने तो इसको पूरी जो अलेज प्रपोज्ड अमेंडमेंट है, हमने तो इन टोटो इसको रिजेक्ट किया है।
ऑल पाकिस्तान लॉयर कन्वेंशन जो इस्लामाबाद में हमारी बार कौंसिल इस्लामाबाद, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट बार ने करवाया था, इसी तरह कराची में आपने देखा इतना बड़ा ऑल पाकिस्तान लॉयर कन्वेंशन था, उसमें भी इन टोटो उसकी मुखालफत की गई। इसके अलावा बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज और सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, लॉयर्स, बार एसोसिएशन और बार कौंसिल उसको उन्होंने रिजेक्ट किया। वो कहते हैं कि इस आइन के साथ आप इसकी छेड़छाड़ करेंगे तो ये फेडरेशन की अलामत है, फेडरेशन को नुकसान हो सकता है। फिर दूसरी बात यह कि जो आप आइन को अगर आप अमेंड करना चाह रहे हैं, उसके अंदर इतनी ज़्यादा अमेंडमेंट्स लाना चाहते हैं, तो आप अपना ट्रैक रिकॉर्ड भी देखें कि आपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट दिया जो 1 साल भी आपका ना चला और आपको ऑर्डिनेंस लाना पड़ा। अब आप 58 अप्रॉक्सीमेटली जो अमेंडमेंट करने के लिए जा रहे हैं, तो क्या आप समझते हैं कि आप जो लेजिस्लेशन करेंगे वो लेजिटिमेट होगी? उसकी लेजिटिमेसी क्या होगी? उसको लोग एक्सेप्ट कर लेंगे? आप समझें कि आइन को एक इन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसाइज किया, मतलब आप एक नया कॉन्स्टिट्यूशन देने के लिए जा रहे हैं, आप उसके अंदर जुडिशियल स्ट्रक्चर को चेंज कर रहे हैं, आप उसके अंदर जुडिशियल कमीशन को आप खत्म कर रहे हैं, आप उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के तमाम अख्तियारात जो हैं वो लेके उस कोर्ट को देना चाह रहे हैं, आप आर्टिकल 199 रिट जुरिस्डिक्शन को कर्टेल करने के लिए जा रहे हैं, फिर आप उनके फैसले भी वहां लेके जा रहे हैं। और फिर हमने तो हमेशा बार कौंसिल, बार एसोसिएशन ने जो सुप्रीम कोर्ट 184(3) के तहत पब्लिक एट लार्ज का सो मोटो लेती थी उसका, तो हम कहते थे कि इसके खिलाफ अपील होनी चाहिए। तो अब जो पीपल्स पार्टी ने प्रपोज्ड अमेंडमेंट दी, मैंने वो देखी, वो कहते हैं कि जो 184 के तहत फैसला वहां हो जाएगा उसके खिलाफ अपील भी नहीं होगी। तो ये तो हमारा वकला, बार कौंसिल, बार एसोसिएशन का हमेशा बुनियादी डिमांड रही है। तो मैं समझता हूँ कि जो लेजिस्लेशन हो रही है उसको किसी सूरत में भी वकला भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लोग भी नहीं करेंगे और पोलिटिकल पार्टीज भी नहीं। सर, अगर लेट्स सपोज आज 26वीं आईनी तरमीम अगर एक्सेप्ट हो गई तो उसके बाद आप उस आईनी तरमीम के मुदज्जजात को देख के एहतजाज की कॉल देंगे? क्योंकि वकला तो इस हवाले से पहले भी कह रहे थे कि हम एहतजाज करेंगे, ये मंजूर नहीं होने देंगे, हमने मुशर्रफ के ज़माने में पीसीओ नहीं माना, तो इस आईनी तरमीम को कैसे मानेंगे? वकला का लाएमल 26वीं आईनी तरमीम के बाद क्या होगा? कराची में जो हमारा लॉयर कन्वेंशन हुआ है उसमें सारी क़यादत ने यह फैसला किया मिलके कि हम एक वकला एक्शन कमेटी बनाएंगे जिसके अंदर तमाम पाकिस्तान के जो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं ना वो होंगे और वो फिर अगला नेक्स्ट लाए अमल जो है वो देंगे। तो उसमें हम तय करेंगे कि तहरीक चलाएंगे, वो तो खैर ऑलरेडी हमने डिसाइड किया, तो कैसे चलानी, प्रोटेस्ट का आपने कहाँ कहाँ क्यों लग रहा है कि आप लोगों को प्रोटेस्ट ही करना पड़ेगा? क्योंकि मौलाना ने तो बड़ा साफ अल्फाज में कहा था कि हम तहरीक इंसाफ को भी ऑन बोर्ड लेंगे, तो अभी तक जो मुसव्वदे जिन पे इत्तेफाक हो भी चुका है, आप लोगों को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया? नहीं, अभी तक देखिए हर पार्टी अपना अपना मुसव्वदा लेके फेरी ना, जब एक आएगा तो हमारी डिमांड भी ये जो पिटीशंस हाई कोर्ट्स के अंदर हुई उसके अंदर जो प्रे थी उन पिटीशंस की कि इस डॉक्यूमेंट को जो मुसव्वदा है इसको आप पब्लिक करें ताकि लोग भी। अब देखे कल एक शो में एक खातून रहनुमा को मैं सुन रहा था तो वो कह रही थी कि ये 3 लोगों, ये इतना सेंसिटिव है कि ये 3 लोगों के अलावा दूसरे को हम नहीं शेयर नहीं कर सकते। ओ भाई, लेजिस्लेशन है, आइन को आप तब्दील करने के लिए जा रहे हो और आप कह रहे हैं कि ये 3 लोग, तो जो लोगों ने हाथ खड़े करने फिर उनकी क्या हैसियत है कि जी अगर तीनों लोगों ने डिसाइड करना है तो फिर बाकी सेटअप को रोक दें और वही 3 बैठ के जो करना है वो कर लें और उसके बाद उसको आप आइन का हिस्सा बना दें। ऐसा नहीं हो सकता। आपको जो लेजिस्लेशन बताई गई है ना, तरीक़ेकार बताया गया, जो 2007 के रूल्स नेशनल असेंबली के हैं, 2012 के सेनेट के हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बता दिया गया है कि ट्राइकॉटमी होगी, लेजिस्लेशन का प्रोसीजर क्या होगा, रीडिंग कितनी होगी, सेनेट में कैसे होगी, कमेटी कैसे बनेगी, उसको आप फॉलो करें। आप ये नहीं, पहले आपने करवाना है काबीना से अप्रूवल लेनी है, उसके बाद आपने वो डॉक्यूमेंट सेक्रेटरी के पास जमा करवाना है, वो जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट है वो बिल जो है, ताकि वो तमाम लोग उस पर अपनी राय दे सके कानून के मुताबिक। फिर उसके अंदर कोई ऐड करनी, कोई अमेंड करनी है, कोई जमा तफरीक करनी, तो वो करने का मौका। और फिर आपको इतनी बड़ी सेंसिटिव लेजिस्लेशन करने के लिए जा रहे हैं और आपको इमरजेंसी क्या है? अगर आइन और कानून के मुताबिक ही करना, आपको तो गवर्नमेंट में बैठ के ऐसी लेजिस्लेशन करनी चाहिए जिसको गवर्नमेंट, जिसको अपोजिशन, जिसको पॉलिटिकल लोग, जिसको बार काउंसिल, बार एसोसिएशन एक्सेप्ट करे। अगर ये बहुत अच्छी चीज है
तो फिर एक पार्टी दूसरी पार्टी के पास जाके तरले क्यों कर रही है? अगर अच्छी है तो वो तो फिर आप भी कहेंगे, मैं भी कहूंगा, नम्रा भी कहेगी कि ये अच्छा है, तो फिर वो हो जाएगी। इसका मतलब है कि ये ठीक नहीं है जिसपे आप गिव एंड टेक कर रहे हैं या लोगों को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन है या इन द इंटरेस्ट ऑफ कंट्री है तो वो तो अच्छी चीज है ना। ये मैं कह रहा था, सवाल मेरा यही था कि अगर मौलाना साहब बीच में हैं, इन द इंटरेस्ट ऑफ कंट्री आ गई अमेंडमेंट, तो उसमें फिर आप एहतजाज की तो कोई राह नहीं बनती ना, फिर आप देखेंगे उसको और उसके बाद फिर ठीक है मान लेंगे। हसनैन भाई एक चीज मैं बता दूं, ये इतना इन हालात के अंदर इतना बेहतरीन हमारा ये जो आइन है ना, इसमें गुंजाइश नहीं है चीजों को। छोटी मोटी नोक पलक अगर आपने ठीक करनी तो वो ठीक है, इंटायरली आप कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं कर सकते। हमने 77 सालों में एक किसी न किसी मुश्किल हालात में जाके एक सिस्टम बना लिया है। आज आपका अदलिया का एक निजाम चल रहा है, आप फिर उसको तौतेक करना चाहते हैं। अगर आप उसको फिर से आप चेंज कर रहे हैं, पहले देखें जुडिशल कमीशन से पहले तैनातियां जो जजेस की होती थी वो चीफ जस्टिस विद कंसल्टेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर करता था, तो वो खत्म हो गया चूंकि वो ठीक नहीं था। उसमें भी एग्जेक्टिव ठीक है ना। अब ये एक जुडिशल कमीशन आ गया, आप इसको थोड़ा बहुत इसकी प्योरिफिकेशन के लिए कोई ऐड ओमिशन करना चाहते हैं, कोई मेंबर ज्यादा ऐड करना चाहते हैं, या पार्लिमानी कमेटी की सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दी कि जो इनकी रिकमेंडेशन होगी जुडिशल कमीशन की वो बाइंडिंग होगी, आप उसमें थोड़ी सी ऐड कर। लेकिन आप फिर से सियासी तैनातियां करें कि जी जो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बनेगी उसमें प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट करेंगे, तो फिर हम वापस जा रहे हैं उसी सिस्टम की तरफ जैसे हमने जान छुड़वाई थी। चूंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 175 सब आर्टिकल 1 और 3 है, ये उसकी वायलेशन है। फिर 227 की वायलेशन है। फिर चैप्टर नंबर 2 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, मैं समझता हूं कि पता नहीं क्या मुसीबत आ गई है, कौन सी क्यामत आने लगी कि आपने 25 से पहले ये बाय हुक और क्रोक आपने ये लेजिस्लेशन करनी है। लेकिन अब तो ये बड़ा ऑब्वियस है कि हुकूमत करके रहेगी ना। देखिए होने को तो LFO भी हो गया था, PCO भी हो गया था, लेकिन ये भी आपको नमरा याद होगा कि इसी पार्लियामेंट ने वो तमाम इकदामात को प्रोटेक्शन भी दी थी। यही सुप्रीम कोर्ट थी जिसने मुशर्रफ को लेजिस्लेशन का हक भी दिया था, लेकिन वो सारी चीजें रिवर्स हो गई। एक वक्त आता है, आज हालात और है, कल हालात और होंगे। और मैं ये दरखास्त करूंगा हुकूमत से कि बड़े होश से, और ये मुल्क का बड़ा एक मुत्तफिका आइन, इसके साथ छेड़छाड़ इसलिए नहीं करनी चाहिए। आज तो मुमकिन है आपको फायदा हो रहा हो और कल यही चीज आपके गाटे फिट हो जाए, इसको भी आपने सोचना है। लेकिन वो मसला ये है ना कि बहुत सारी चीजें, जिस तरह आपने कानूनी निजाम की बात की, निजाम अदल की बात की, बहुत सारे लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू रियासत साहब ये भी है कि आपके जितने भी जजेस हैं उनका किसी न किसी सियासी पार्टी की तरफ एक टिल्ट है, झुकाव है। इस वजह से ये अमेंडमेंट आ रही है कि कम से कम गवर्नमेंट को, कोई भी गवर्नमेंट आए, उसके पास ये लिवरेज हो कि 3, 4, 5, 6 अपॉइंटमेंट्स वो अपने लेवल की कर ले। अच्छा तो ये बात सुनिए ना आपने। अच्छा तो जो हसनैन वो करेंगे उसकी क्या गारंटी होगी? उसकी तो गारंटी कोई नहीं ना। उसकी क्या गारंटी होगी? तो वो तो सीधी पॉलिटिकल लोगों। बेनजीर भुट्टो साहबा के दौर में ऐसे जजेस भी लगाए गए थे, आपको शायद याद हो कि उस पर फिर एक जजमेंट भी आ गई थी जाले जजेस के हवाले से। उसमें यह था कि कुछ जजेस साहबान ऐसे भी बना दिए गए थे कि उनके ऊपर पॉलिटिकल केसेस ही थे, लेकिन वो उधर कोर्ट कर रहे थे और दूसरी साइड पे मजिस्ट्रेट की कोर्ट में उनके नाम की आवाजें पड़ रही होती थी, गुलाम रसूल बनाम सरकार। तो ये चीजें इस मुल्क के लिए सोचना चाहिए। आज मैं अपने जाती मफाद के लिए एक मुतफिका आइन को दरिया बुर्द कर दूं, ये मुझे मुनासिब नहीं लगता, मुझे इसकी समझ नहीं आती। रियासत साहब अभी तो हुकूमत मतलब बड़ी पोजीशन में नजर आ रही है कि वो ये करेगी। अगर नंबर गेम देखी जाए तो वहां पे तो हुकूमत वीक है। बेशक मौलाना अगर साथ आ जाते हैं तो उसके लिए फिर क्या करेंगे? अख्तर मेंगल साहब भी कह रहे हैं कि मेरे सेनेटर्स को भी प्रेशराइज किया जा रहा है, छापे मारे जा रहे हैं, मेरे सेनेटर्स भी इस्तीफा दे देंगे। वो तो देखें मौलाना के अलावा भी जो सेनेट है ना, वहां पे उनकी मेरे ख्याल में 5 और नीचे शायद 8 इस तरह से उनकी सीटें, तो मौलाना के बगैर सेनेट के अंदर तो अप्रूवल हो नहीं सकती। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हॉर्स ट्रेडिंग है ना, जिससे इस लानत और इस इल्लत से हमने छांगा मांगा की सियासत से जान छुड़वाई थी, इसको इस पे 98 की सुप्रीम कोर्ट की भी एक जजमेंट है। तो आज ये दोबारा से ये जजमेंट आने से वो रास्ता खुल गया है। हालांकि मैं इस जजमेंट के हवाले से मेरी अपनी एक जाती राय में रखता हूं, वो ये है कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट था उसके तहत जो कमेटी का बनाने का तरीकेकार था उसको फॉलो नहीं किया गया। अगर वो बुनियादी तौर पे वो गलत है तो उसके तहत बनाया गया बेंच भी गलत है और उसके बाद आने वाला फैसला भी गलत है। उसकी रीजन क्या है कि जो 1972 PLD सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 139 आसमा जिलानी केस है,
उसमें होल्ड कर दिया गया था, और 2007 सुप्रीम कोर्ट है तसद्दुक जिलानी साहब की जजमेंट, उसमें होल्ड किया कि अगर बुनियादी ऑर्डर इलीगल हो, उसके ऊपर जितने भी ऑर्डर आ जाए या सुपर स्ट्रक्चर बन जाए वो इलीगल ही तस्वर किया जाएगा। तो मैं समझता हूं कि ये जो जजमेंट आई है ये भी एक स्टेज ऐसी आएगी कि इसकी लेजिटिमेसी को और इसकी बुनियाद को चैलेंज किया जाएगा, और ये सुप्रीम कोर्ट इसको सेटिस्फाइड कर देगी, ये रिवर्स हो जाएगी। और इसमें तो ठीक है, 63 डे के फैसले के बाद तो ये तो हो गया ना कि मैं अगर आप पे प्रेशर डालता हूं और आपको कहता हूं कि आप मुझे वोट दे दें, वोट भी दे देंगे, न्यायालय भी हो जाएगी, और फिर उसी आईनी बेंच से ये भी करवाया जा सकता है कि आपकी न्यायालय अगले इलेक्शन में खत्म हो जाएगी। ये मुल्क तभी तरक्की करेगा। वही आईनी बेंच ये भी फैसला कर सकते हैं कि आपकी न्यायालय अगले टेन्योर में खत्म। बिल्कुल ठीक है, इसको लेजिस्लेशन से भी कर सकते हैं, जिस तरह की लेजिस्लेशन कर रहे हैं आप कुछ भी कर ले, पाकिस्तान में कोई चीज भी बैद नहीं है, आप कुछ भी कर ले। देखिए लेजिस्लेशन आपने उन पैरामीटर्स के अंदर रह के करनी। लेट्स सपोज आज ये एक ऐसी लेजिस्लेशन कर देते हैं कि जो फलां गुलाम रसूल है, जो पार्लियामेंटेरियन है, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा, तो लेजिस्लेशन में तो आ गया तो वो बना देंगे, तो क्या उसको अवाम एक्सेप्ट कर लेगी? नहीं। लेजिस्लेशन हक जरूर है, पार्लियामेंट ही करेगी, लेकिन उस क्राइटेरिया के अंदर जो 227 का बताया गया है, जो चैप्टर नंबर 2 में बताया गया है, जिहाद ट्रस्ट वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान 1996 सुप्रीम कोर्ट में बताया गया, आपने लेजिस्लेशन उसके अंदर करनी। अब ये नहीं कि आज आप बाय हुक कर क्रोक लोगों को मैनेज करके गन पॉइंट पे की गई लेजिस्लेशन लेजिटिमेट लेजिस्लेशन नहीं कहलाएगी, उसको लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कोई भी आइन है, कानून है, वो है जिसको अवाम एक्सेप्ट करती कि वाकई दैट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, दैट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन। अगर आप अपनी मर्जी से आपके पास अख्तियार है और आप काले को गोरा और गोरे को काला बनाना चाहें तो बना सकते हैं, आपके पास अख्तियार है, लेकिन दैट मस्ट बी लेजिटिमेट, that must be acceptable to the general public as well. वो भी when it comes to the constitution of Pakistan। अच्छा, लेकिन एक सवाल है अभी मेरे पास, मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल का जो आईनी मुसवदे पे इत्तेफाक हुआ, आप क्या समझते हैं, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे और वो मंजर आम पे कब आएगा? एक आम आदमी कब जान पाएगा कि उसके जो मुल्क है उसके कॉन्स्टिट्यूशन के साथ क्या होने जा रहा है? नमरा, मुझे लगता है कि बाकी ये जो जजेस का पैनल है उस पर ये मुमकिन है इत्तेफाक कर ले, चूंकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को एट एनी कास्ट ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे, और ऐसा होना नहीं चाहिए। वो इदारे के लिए भी ठीक नहीं है, इस निज़ाम के लिए भी ठीक नहीं है कि आप बदमाशी करके किसी ऐसे जज को कि जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, जिसका मैंने पहले अल जिहाद का रेफरेंस दिया है, ट्रस्ट वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, उसकी वायलेशन में आप कैसे ये चीजों को चेंज, ये मेला फाइटिंग है। बाकी जुजियात पे मतलब इनका इत्तेफाक आईनी कोर्ट पे मौलाना साहब नहीं मानेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, आपने हमें साथ दिया। ख़वातीन वज़ात आईनी तरमीम अब देखते हैं कि आज मंजूर होगी या नहीं होगी। यहाँ पर वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते वापस आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू सुबह की सोच। अब हम क्रिकेट मैच के हवाले से बात करेंगे जो कि इस वक्त मुल्तान में जारी है, और पहली दफ़ा हुआ ये है कि 6-7 महीने बाद हमें एक उम्मीद नज़र आ रही है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जानिब से, क्योंकि इससे पहले हमने देखा है पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मार पड़ी वर्ल्ड कप से लेके, उसके बाद बांग्लादेश की सीरीज पर मतलब धोया गया, और उसके बाद अगर बात की जाए तो कल हमें ये लगा कि पाकिस्तान टीम ने कम बैक किया है। एक लम्हे ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान शायद बहुत जल्दी और विकेटें भी गिरा लेगी, क्योंकि जस्ट स्पेम ऑफ सम बॉल्स हमने 4 विकेट्स लिए इंग्लैंड के, और हमारे जो स्पिनर्स हैं साजिद खान, उन्होंने 4 विकेट लिए। फिर नुमान अली बहुत अच्छी बॉलिंग करते हुए नजर आए। जायद खान को अभी तक, मोहम्मद जायद को बैग पार्डन, अभी तक विकेट नहीं मिली, लेकिन उम्मीद ये है कि आज भी हमने रिव्यू से आगाज़ किया, ऑल्दो वो रिव्यू अच्छा नहीं था, लेकिन आज शायद पाकिस्तान इंग्लैंड की जो टीम है उसको आउट करने में कामयाब होगा। लेकिन इससे पहले हमने देखा है 26 पे 6 आउट थे बांग्लादेश के, उसके बाद उन्होंने क्या से क्या कर दिया, क्या से क्या हो गया देखते देखते अब देखते हैं कि आज के टेस्ट मैच में क्या कुछ होगा। अभी भी पाकिस्तान की तकरीबन 120 रन की लीड बाकी है जो इंग्लैंड ने बनानी है। उसके पास 4 विकेटें, पाकिस्तान को 4 विकेटें लेनी है। इस तमाम तर इशू के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल समी साहब, जो कि स्पेशलिस्ट भी हैं, क्रिकेट एनालिस्ट भी हैं। समी भाई, आपको खुश आमदीद कहते हैं, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बताइएगा, कल का दिन एक हौसला अफजा दिन रहा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। अब सिर्फ 4 विकेट्स बाकी हैं, क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान के जो स्पिन बॉलिंग अटैक है वो ये विकेट्स लेने में जल्द अज जल्द कामयाब होगा? जी बहुत शुक्रिया हसनैन।
जैसे आपने कहा कि बिल्कुल ये 6-7 माह के लंबे अरसे के बाद जो है एक उम्मीद नजर आई है। पर आपको पता है ये टेस्ट क्रिकेट है और टेस्ट क्रिकेट में जो है आपको सेशन बाय सेशन चलना होता है और सिर्फ एक सेशन की कामयाबी को आप उस पे निसार नहीं कर सकते कि आप इससे जो है पूरे टेस्ट मैच में कामयाब होंगे। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि साजिद खान ने जो है वो विकेट की सिचुएशन जो थी, कंडीशन, उससे पूरा भरपूर फायदा उठाया और इंग्लैंड जैसी मजबूत बैटिंग लाइनअप को अंडर प्रेशर लाए। और अभी भी उम्मीद है कि वो इस विकेट, जो कि ये ग्रेजुअली जो है ये मजीद विकेट में टर्न आता जाएगा और बाउंस भी अनइवन है इसमें, कोई बॉल नीचे रह रहा है और कोई बाहर से भी उठ जाता है। तो इसमें उम्मीद तो ये की जा सकती है कि पाकिस्तान इनको कम जो है उस पे ज्यादा रन्स के बगैर आउट करे और लीड जो है वो कायम करे। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इसमें जो विकेट की कंडीशन है उसको देखते हुए ये बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर पाकिस्तान की लीड कम भी रह जाए और वो 100 रन 150 रन भी करे तो वो 150 से 200 रन भी जो है इसमें वो इंग्लैंड के लिए बहुत मुश्किल होगा उसको अबूर करना उस टारगेट को। अच्छा समी साहब, ये बताइएगा कि साजिद खान ने 4 विकेट्स ली, बहुत अच्छा परफॉर्म किया, फिर उनको ड्रॉप करना, ये क्या वजह, ये क्या मामला है? देखें, ये तो हसनैन बखूबी जानते हैं, ये तो पिछले कई अरसे से और आप कमोबेश 1 साल से हमारी डिफरेंट प्रोग्राम्स में, डिफरेंट फोरम्स पे ये बहस रही है। और साजिद खान जो है उनमें उन खिलाड़ियों में एक थे जिनके लिए हम आवाज उठाते रहे हैं कि उनको उस तरह से मौका नहीं दिया गया। चैंपियंस कप में भी आपने उनको एक मैच में मौका दिया और उन्होंने ये साबित किया कि वो इस काबिल हैं कि वो इस प्लेटफॉर्म पे आके मुल्क की नुमाइंदगी करें। और कल भी उन्होंने ऐसा ही किया, वो आए हैं और उनको सबसे पहले तो इंग्लैंड के, चलिए जी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपको बताता चलूं, साजिद खान की आप तारीफ करते थे समी भाई, तो उन्होंने एक और विकेट ले लिया है, 5 विकेट ले लिया आज मुल्तान टेस्ट में साजिद खान ने। 5 विकेट हो गई, मैंने 4 का सवाल पूछा था। चले नहीं, वो 5 भी अभी उन्होंने ली बिल्कुल। और ये उनसे बिल्कुल एक्सपेक्ट किया जा रहा था क्योंकि पहले उनको इंग्लैंड के जो बैट्समैन है उन्होंने अंडर प्रेशर लाने की कोशिश की तो उनको मार भी पड़ी, उन्होंने प्रेशर नहीं लिया और उन्होंने वापस अटैक किया और उस अटैक में वो कामयाब हुए और 2 शानदार डिलीवरीज भी उन्होंने की। आपने देखा कि उन्होंने जैसे रूट को आउट किया और जिस तरह से उन्हें आउटसाइड दी ऑफ स्टंप फेंक के और अंदर लाए बॉल, जो कि काफी ज्यादा टर्न हुए, जिससे देख के ये उम्मीद हुई कि पाकिस्तान क्रिकेट में कोई बहार की वापसी जो है वो मुमकिन है। तो जो आपने ये बात की कि उनका सिलेक्शन, तो सिलेक्शन का जो अब एक लंबी बहस चल रही है, आपकी मैनेजमेंट आए रोज चेंज हो जाती है, सिलेक्शन कमेटी चेंज हो जाती है, एक दफा फिर उसमें तब्दीलियां हुई हैं और कुछ लोगों को मौके दिए गए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं जिस तरह के मजीद एक्सपेरिमेंट हुए हैं, जी उन्होंने भी प्रूफ किया है, तो उम्मीद है कि ये अब इनके लिए कोई ऐसा जवाब नहीं है और अब इसको टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा बनाया जाएगा। अच्छा सभी भाई, जब ये स्क्वाड अनाउंस हुआ तो हम सब ये कह रहे थे कि ये एक 1 डायमेंशनल बॉलिंग अटैक है जिसमें फास्ट बॉलर मौजूद नहीं है। वही हुआ जो मेरा डर था कि आमिर जमाल को मार पड़ी, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे ये लगता है कि पहली दफा है पिछले 6-7-8 महीने में कि विकेट को सही एनालाइज किया गया और जिस तरह का स्पिनिंग ट्रैक समझा जा रहा था उसी तरह के स्पिनर्स हमारी टीम में मौजूद है और मेरा ख्याल है कि अब ये रिजल्ट प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। जी हसनैन, आप जी कहते हैं, देखिए ये हमारी क्रिकेट नॉलेज में और आपकी भी नॉलेज में कहीं ऐसा नहीं हुआ होगा कि एक टेस्ट के बाद दूसरा टेस्ट उसी विकेट के ऊपर, उसी पिच के ऊपर हो। इस फैसले के ऊपर भी मुख्तलिफ आरा सामने आ रही थी और पहले दिन आपने देखा है फिर भी ये विकेट खुला नहीं उस तरह से और बैटिंग ट्रैक नजर आ रहा था। लेकिन जूं ये टाइम गुजरा, विकेट ने अपने रंग दिखाए और उसी रंग दिखाने की बुनियाद पे हमारे स्पिन बॉलिंग अटैक ने भी रंग दिखाए और उसका फायदा पाकिस्तान को हो रहा है। और इस पे देखें, ये भी डिबेट होती रही पिछले प्रोग्रामों में, हम इस पर भी बात करते रहे हैं कि आप जेन्युइन स्पिनर्स के बगैर जा रहे थे। अगरचे अभी भी इस पे काफी इख्तिलाफ था, काफी ले-दे हुई कि आप एक फास्ट बॉलर के साथ जा रहे हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे देखें, जब आपको एक चीज फायदा देती है तो तमाम उन चीजों को आप भूल जाते हैं। तो अभी मेरे ख्याल है पाकिस्तान टीम, जिसका मोराल काफी महीनों से बहुत ज्यादा डाउन है,
उसको इस मौके से फायदा उठाना चाहिए, इंग्लैंड की टीम को यहाँ जिद करना चाहिए और उसको ऊपर नहीं उठने देना चाहिए और यहाँ से कामयाबी की तरफ जाना चाहिए, जो शायद पाकिस्तान क्रिकेट की गिरी हुई साख को भी बहाल कर सके। ठीक, अच्छा समय ये बताएं कि जाहिद महमूद अभी तक क्यों नहीं परफॉर्म कर पाए, विकेट नहीं ले पाए, उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे आपका क्या कमेंट्स है? जाहिद ने तो शायद बॉलिंग ही मेरे कल तक 6 ओवर्स उन्होंने किए थे। मेरा ख्याल है कि शायद कप्तान उनको जो है उनके ऊपर थोड़ा उनको एतमाद कम है, मार शायद पड़ गई है, मार शायद पड़ गई है। मार तो देखें, मार उनको भी पड़ी, फिर नोमान ने भी और उन्होंने भी, लेकिन लेग ब्रेक आपको पता है, या आप बिल्कुल एक थर्ड क्लास होते हैं या फर्स्ट क्लास होते हैं, बीच में कोई ऑप्शन है ही नहीं। आपने जगह पे मुसलसल गेंद करनी होती है और स्पिनर्स पे जब अटैक होता है तो उनका कम बैक करना मुश्किल होता है। लेकिन शायद उनकी बॉलिंग से ज्यादा मेरे ख्याल साजिद ने और नोमान ने इतनी जगह पे कर दी बाद में बॉलिंग कि शायद उस वजह से उनको मौका नहीं मिला। लेकिन हमें विकेट से मतलब है, अगर हम 30-40 मजीद रन के अंदर इनको आउट कर लेते हैं तो हमारी मैच के ऊपर ग्रिफ्ट मजबूत हो जाएगी। ठीक, अच्छा समी भाई मुझे ये बताइएगा कि कल क्योंकि हम बात नहीं कर सके, ऐसी कोई इजलास था, कामरान गुलाम ने एक जबरदस्त सेंचुरी की, उस सेंचुरी के ऊपर बाबर आजम की जानिब से तारीफ भी आई, लेकिन उन्हीं बाबर आजम के 4 साल दौर में कामरान गुलाम डोमेस्टिक का टॉप परफॉर्मर था, उसको मौका नहीं मिला। उनकी इस सेंचुरी को किस तरह देखते हैं और इस मुबारकबाद को किस तरह देखते हैं? देखें, क्रिकेट तो जेंटलमैन्स का खेल है और इसमें इसी तरह की चीजें होनी चाहिए। अगरचे केजी जो हैं वो बाबर आजम को उन्होंने रिप्लेस किया है, उसके बावजूद बाबर का उनकी तारीफ करना ये एक अच्छा कदम है और इसको सराहना चाहिए। लेकिन आप एट द सेम टाइम आप ये देखें कि बिल्कुल केजी जो है पिछले कई साल से डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मर है, लेकिन उनकी टेस्ट स्क्वाड में जगह नहीं बन रही थी। शायद उसकी ये वजह थी, आज भी अगर उनकी जगह बनी है तो आप देखिए वो बाबर को जब रेस्ट देने का कहा गया तो उन्हीं की जगह बनी है। वो नो डाउट वो बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, वो स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं, टेम्परामेंट उनका बहुत अच्छा है, प्रेशर नहीं लेते, कल आपने देखा होगा। सही। और डोमेस्टिक में उनको एक एडवांटेज ये था कि ऐसी विकेट्स पे वो बहुत अरसे से जो है फर्स्ट क्लास खेलते आ रहे हैं, उसको उन्होंने भरपूर फायदा उठाया। और एंड ऑफ द डे तो हम यही कहेंगे, उनका ये रन्स करना और उनका पाकिस्तान टीम का इस तरह से परफॉर्म करना, ये पाकिस्तान के गिरे हुए मोराल को जो है उठाने के लिए, ये अल्लाह करे कि ये उस तरफ जाए और इससे पाकिस्तान क्रिकेट को फायदा हो। सही। अच्छा समी, आपने अभी जिक्र किया कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि अभी अगर कुछ ही रन्स के अंदर हम आउट कर लेते हैं तो मैच जो है वो पाकिस्तान के हाथ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी आप क्या समझते हैं कि कितनी लीड होनी चाहिए कम से कम पाकिस्तान के पास मैच को जीतने के लिए? देखें, जो इस वक्त विकेट की जो कंडीशन है और जिस तरह से हमारे बॉलर्स बॉल कर रहे हैं, हसनैन को ये पता है जो ये वक्त गुजरेगा ये विकेट ज्यादा खुलेगी, इसमें टर्न ज्यादा होगा, अनइवन ज्यादा होगी, तो इंग्लिश बैट्समैनों को इस पे मुश्किल होगी। अभी पाकिस्तान की अगर 100 के लगभग लीड रह जाए और पाकिस्तान 100 रन भी मेरी नजर में अगर और कर लेता है, जो कि मुमकिन है, 100 रन तो बहुत आसान होगा, हाँ। वो अगर वो कर लेते हैं तो 200 रन के टारगेट के साथ भी अगर हम जाएं, हाँ। तो जो इंग्लिश बैट्समैन है उनको स्पिन बॉलिंग के खिलाफ जो मुश्किल पेश आती है उसको मद्देनजर रखते हुए मैं समझता हूं कि 200 रन भी उनको पूरा करना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि पाकिस्तान का बहुत अच्छा चांस है और इसको मिस नहीं करना चाहिए। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हमारा टॉप ऑर्डर नहीं चल रहा, हमारा मिडिल ऑर्डर नहीं चल रहा, तो कौन करेगा 200 रन या फिर 100 रन भी करेगा? हम कोलैप्स करने में आए तो समी भाई एकदम से कोलैप्स कर जाते हैं। बिल्कुल जी, अगर खामियों पे हसनैन बात करें तो बेतहाशा खामियां हैं, बेतहाशा मसाइल हैं, उनको एड्रेस करने की और पिच का एलिमेंट भी तो है ना इसमें। हाँ जी, करता धरता जो है उनको मुख्तलिफ चीजों से अगर फरागत हासिल हो तो वो इस तरफ तवज्जो दें। अब्दुल्ला शफीक से हमें बहुत उम्मीद थी, लेकिन वो एक इनिंग के खिलाड़ी साबित हो रहे हैं। इसी तरह शान मसूद है, पहले उन्होंने 150 किया, लेकिन अब फिर उनको वो है, जो बड़े खिलाड़ी होते हैं वो कंसिस्टेंट होते हैं, वो मैच के बाद दूसरे मैच में, तीसरे में परफॉर्म करते हैं। हमारे यहाँ 4-5 मैचेस बाद एक परफॉर्मेंस कर देते हैं, उस बुनियाद पर टीम में रहते हैं और फिर जो है टीम उनका बोझ संभालती रहती है। ये मसाइल अपनी जगह है, लेकिन इस वक्त जो हालात नजर आ रहे हैं उसमें हमारा पलड़ा भारी है, क्योंकि देखें आप वैसे खेलते हैं, अब आपको नीचे जो है टेल एंडर्स में अगर आप देखें तो एक सेंचुरी आपकी नोमान ने की हुई है,
डोमेस्टिक में उनकी सेंचुरीज हैं, हाफ सेंचुरीज हैं। साजिद खान ने की हुई है, 97 हाईएस्ट है नोमान का इधर। फिर आमिर जमाल जो बहुत अच्छे अरसे से हमें एक अच्छे ऑलराउंडर की तलाश थी, वो हमें मिला है। तो इस के होते हुए हम इतना भी नहीं है कि हम 100 रन ना कर सकें, 100-150 रन इजीली हो जाएंगे और हम फिर उनको टफ टाइम देंगे। चले जी, अच्छी खबर यह है कि 256 पे 8वां आउट हो चुका है और पाकिस्तान एक अच्छी जो है वो रफ्तार के साथ विकेट ले रहा है। 2 विकेट्स और अगर ले लेंगे तो पाकिस्तान और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। समी, आपसे ये पूछूंगा कि मुझे ये बताइए कि अगले मैचेस में, अगला जो मैच रावलपिंडी में है उसमें हुरैरा को चांस मिल सकता है या फिर किसी एक स्पिनर को बैठा के मेहरान मुमताज को चांस मिल सकता है, या फिर उसी तरह होगा जिस तरह कामरान गुलाम को 2021 में हम लाए थे, कोई चांस नहीं मिला, फिर ड्रॉप कर दिया, फिर 4 साल बाद आके उसने अपने आप को प्रूव किया? देखिए, अगर पाकिस्तान टीम टेस्ट मैच जीत जाती है और पिंडी के विकेट को देखते हुए मेरा नहीं ख्याल फिर इसमें कोई तब्दीली की जाएगी। मेहरान मुमताज अगर वो टीम में शामिल करेंगे तो वो लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, तो उनको वो नुमान की जगह ही कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में ये टीम मैनेजमेंट का ये ख्याल था कि स्पिन ट्रैक बना के एक उन्होंने ऑफ स्पिनर, आपका जैनमन ऑफ स्पिनर डाला है, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है और एक जो है आपका लेग स्पिनर है। तो उस कॉम्बिनेशन के साथ तो मुझे नहीं लगता मेहरान की शायद जगह बने, क्योंकि नोमान परफॉर्म कर रहे हैं। इसी तरह अगर आप हुरैरा की देखते हैं तो हुरैरा, मेरे नहीं ख्याल कि वो हुरैरा की भी जगह बन पाएगी, क्योंकि आप देखें कामरान गुलाम ने रन्स कर दिए हैं, सऊद शकील किसी तरह चिप इन करते हैं, फिर आपके पास आगा सलमान है, वो हमेशा सपोर्ट कर रहे हैं, तो बीच में अब्दुल्ला शफीक और शान रह जाते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि हुरैरा को अगर हम जीत जाते हैं तो शायद उनको मौका मिले, वो एक दफा फिर बेंच पे रहेंगे और अगले वो जो है वो किसी सीरीज में दोबारा स्क्वाड का हिस्सा होंगे। अच्छा समी, वैसे आप क्या समझते हैं, बैटिंग में कोई तब्दीली बनती है, करनी चाहिए? देखिए जी, इस वक्त ड्यूरिंग द टेस्ट मैच तो आप कोई ऐसा तब्दीली कर नहीं सकते, बैटिंग ऑर्डर ही होता है। हाँ। वो मेरा नहीं ख्याल अभी उस पे तो हम ठीक जा रहे हैं, जो बाद में है। नहीं, हम अगले टेस्ट की बात कर रहे हैं, अगले टेस्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो आपको पता है बैटिंग कोलैप्स हो रही है अभी तो बिल्कुल जी। अब्दुल्ला शफीक जो है उसके ऊपर जो है वो काम करना चाहिए। जब वो आए थे तो हमने कहा था कि ये टेक्निकली सबसे ज्यादा साउंड है और ये इस तरह से खेलेंगे, ये लंबी क्रिकेट खेलेंगे, इनके पास रन्स हैं, लेकिन वो अक्सर ऐसी बचगाना हरकत करते हुए आउट होते हैं कि हम सर पकड़ लेते हैं। वो एक ही जगह पे बाहर जाती हुई गेंद को इस तरह से वो करते हैं जैसे वो कैचिंग प्रैक्टिस करा रहे हो। एक वो चीज है, और साइम जो है चूंकि उम्र कम है, उतनी मैच्योरिटी है नहीं है, उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट इतनी खेली नहीं है, तो एक इनिंग में आपको बहुत जिम्मेदारी से बड़े सेंसिबल बैटिंग करते नजर आएंगे और अचानक से वो एक ऐसी हरकत करेंगे तो फिर आपको लगता है कि शायद इनको अभी टाइम देना चाहिए। तो ये वीक लिंक्स तो हमारे हैं। अच्छा, बाकी जो है आपको एक 5 के 5 क्लियर ऊपर से जो है टॉप आपका जो बैटिंग ऑर्डर है सारे तो नहीं चेंज कर सकते। हाँ, आप वीक लिंक्स ढूंढते, मेरी नजर में ये जगह है जिसके ऊपर काम करने की जरूरत है। समीर साहब, आपकी मौजूदगी में मैं एक और खबर आपसे निकलवाना चाहता हूँ। यूर डायरेक्टर ऑफ कश्मीर सुप्रीम लीग, सो मुझे ये बताइएगा कि उसकी लॉन्चिंग भी हो चुकी है, टीम्स किस मराइल में हैं, उसके बाद कश्मीर सुप्रीम लीग किस महीने में होगी, ये भी बताते जाएं ताकि हमारे पास कोई खबर तो आ जाए कश्मीर सुप्रीम लीग के हवाले से। जी बिल्कुल हसनैन, हमारा इरादा और जो हमारे टाइम हमें मिला था वो नवंबर का मिला था, लेकिन उस नवंबर के टाइम में उस वक्त तक ये पाकिस्तान जो आपका चैंपियंस कप है वो अनाउंस नहीं हुआ था। अच्छा। और हमारे सही बात है, प्लेयर्स ने शामिल होना है, तो हम इस वक्त दोबारा क्रिकेट बोर्ड से बात कर रहे हैं और हम जनवरी की बात कर रहे हैं कि हमें जनवरी में इसकी डेट्स मिल जाएं, क्योंकि जब आप जिन खिलाड़ियों ने खेलना है वो अवेलेबल ना हो और वो अपनी जो रेगुलर क्रिकेट है, जो डोमेस्टिक सीजन है उसमें अगर शामिल हो तो फिर मसला होगा। तो ये इस वजह से जो है हम इसको डेट को एक्सटेंड कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये एक आध दिन में हमारी जो है क्रिकेट बोर्ड के साथ ये बात किसी नतीजे में पहुंच जाएगी, तो उसके बाद इंशाल्लाह हम इसका स्केड्यूल भी अनाउंस करेंगे। ठीक हो गया समी, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, क्रिकेट समी अपना तज्जिया पेश कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे हमारे साथ, और हम यहाँ पे क्या करने लगे जी, हम यहाँ पे एक ब्रेक शामिल करने लगे। आपने हमारे साथ ही रहना।
वेलकम बैक एवरीबॉडी। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। और हसन कौन हमें ज्वाइन करने लगे अभी? आज हमारे साथ मौजूद हैं एहसान जफर, जो कि एक जबरदस्त इन्होंने क्या कहते होते हैं इजाद की थी, काम की थी, दरियाफ्त की थी, पता नहीं क्या किया था कि उन्होंने ऑटोमेटिक कार इन्वेंट की थी, जिसको वो अगली दोनों सीटें छोड़ के, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आपने देखा भी होगा डिफरेंट टीवी चैनल्स में है, वो पिछली सीट पे बैठते हैं और कीबोर्ड के ज़रिए वो कार को ड्राइव करते हैं और इस गाड़ी के बोर्ड के ज़रिए इसको कंट्रोल करते हैं, जो कीबोर्ड होता है ना उसके ज़रिए। और इस जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए ना सिर्फ ड्राइविंग का तरीका बदल गया है, बल्कि गाड़ियों की सिक्योरिटी और कंट्रोल में भी नई तब्दीली रोनमा हुई है। एहसान जफर की ईजाद आने वाले दौर में गाड़ियों की सनत को नए अंदाज में मुतारिफ करवा सकती है। हमारे साथ बनफ्स नफीस खुद कौन मौजूद है? एहसान हमारे साथ खुद ही मौजूद है। एहसान अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सबकी सोच। कैसे हैं आप? एहसान, आपको मेरी आवाज आ रही है? वालेकुम अस्सलाम। जी जी ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। चले जी, बताएं सबसे पहले कि जो जी ठीक हो गया। अच्छा, गाड़ी कंट्रोल करने का ये ऑटोमेटिक सिस्टम सबसे पहले तो बताएं कि है क्या? ये गाड़ी है आल्टो VX-R। अच्छा, की कंपनी मैनुअल गाड़ी। तो मैंने एक सिस्टम बनाया है कि इस गाड़ी को कंप्यूटर के कीबोर्ड से कंट्रोल करता हूँ पिछली सीट पे बैठ के। इस प्रोजेक्ट पे तकरीबन मैंने 6 महीने काम किया और 6 महीने बाद इसको मैंने कामयाब किया। और जो गाड़ी है मुकम्मल तौर पर कीबोर्ड से कंट्रोल होती है और कीबोर्ड के बगैर आप नॉर्मल तरीके से भी चला सकते हैं। अच्छा, जबरदस्त हो गया। और ये बताइएगा कि ये आइडिया किस तरह सोचा, किस तरह इसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई और कितना वक्त लगा आपको? वैसे जिस तरह मैंने पहले भी आपको बताया कि एहसान ने काफ़ी अर्सा पहले ये काम किया था, लेकिन क्या कुछ माइंड में चल रहा था जब आप ये सोच रहे थे कि मैं कीबोर्ड से गाड़ी चलाऊं जिस तरह लोग गेम्स में चलाते हैं? बिल्कुल, इसका आइडिया गेम से ही आया है। गेम से इंस्पायर होके कि गाड़ी को रियल लाइफ में टेस्ट किया जाए कि कीबोर्ड से चल सकती है या नहीं। तो इसको बनाने से पहले मैंने इंटरनेट पे सर्च किया है कि अगर तो कीबोर्ड से चलने वाली गाड़ी मौजूद है दुनिया में, फिर मैं नहीं बनाऊंगा। लेकिन मैंने काफी रिसर्च की है, कोई गाड़ी जो है वो कीबोर्ड से चलने वाली इंटरनेट पे मुझे नहीं मिली। तो फिर मैंने सोचा है कि इस प्रोजेक्ट को अगर मैं बनाता हूँ तो ये सबसे अलग और यूनिक प्रोजेक्ट होगा। और इस पे मैंने फिर काम किया और तकरीबन 6 महीने बाद इसको मैंने कामयाब किया। 6 महीने एक्सपेरिमेंट करता रहा हूँ इस प्रोजेक्ट। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि वैसे इसको 100% मतलब कंट्रोल कर लिया जाता है कीबोर्ड से? जी, गाड़ी के तमाम जरूरी फीचर जो है वो कीबोर्ड से कंट्रोल, जिसमें गाड़ी स्टार्ट होना, बंद होना, इसके अलावा इसकी ब्रेक, क्लच, एक्सेलरेटर, स्टीयरिंग का कंट्रोल। अच्छा, इसके अलावा जो गाड़ी की लाइटें, वाइपर, इंडिकेटर, ये सारे जो फंक्शन है ये कीबोर्ड पे मैंने शिफ्ट किया और कीबोर्ड से कंट्रोल हो सकते हैं। वाह, अरे वाह। ऐसा नहीं बताइएगा कि इस गाड़ी को जब आपने बनाया तो कितना ज्यादा अभी तक इसमें लॉन्ग ड्राइव आप कर चुके हैं? शॉर्ट ट्रिप्स तो होते हैं ना कि आपने उस कीबोर्ड को जांचने के लिए, उसका देखने के लिए, टेस्ट करने के लिए कितना ज्यादा लॉन्ग रूट पे इस गाड़ी को लेके गए ताकि उसमें कोई खराबी ना हो और एकदम से आपको अगर गाड़ी कंट्रोल करनी हो तो उसको किस तरह से आप कंट्रोल कर सकते हैं? बिल्कुल, हर चीज का मैंने टेस्ट किया है। जिस तरह पहले स्टीयरिंग का टेस्ट करता रहा हूँ, एक एक चीज को टेस्ट किया, ब्रेक को टेस्ट किया है कई मरतबा, फिर इसके बाद क्लच के सिस्टम को टेस्ट किया है। ये सारे सिस्टम कामयाब बनाने के बाद फिर पूरी गाड़ी को टेस्ट करने का टाइम आया तो पूरी गाड़ी को फिर मैंने गाँव के रोड में चलाया है। गाँव के रोड पे टेस्ट करने के बाद फिर जब तकरीबन 6 महीने तक मैं इसको चलाता रहा और फिर शहर के रोड में ट्रैफिक में चलाने के एक्सपेरिमेंट किए और अब ट्रैफिक में भी इस गाड़ी को मैं कीबोर्ड से चला सकता हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा एहसान, ये जो आपने काम किया है, जिस तरह की गाड़ी आपने इसको मॉडिफाई किया है, एक मॉडिफिकेशन ही कहूंगी मैं, लेकिन ये कि अब ये एक आम जो रिवायती ड्राइवर होता है जो कि अक्सर गाड़ी चलाने में, मैनुअल कार अगर कोई है उसको मुश्किल हो रही है, तो वो उसके लिए ये किस तरह से ये आइडिया जो है फायदेमंद हो सकता है, सॉरी, उसे किस तरह मुस्तफीद हो सकता है? बिल्कुल, जो मजदूर अफराद होते हैं जिनके जो पाँव काम नहीं करते हैं या जो डिसेबल होते हैं, वो इस गाड़ी को ख्वाहिश पूरी करने की हद तक चला सकते हैं। लेकिन चलाने से पहले थोड़ी बहुत उनको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और उसके बाद 3-4 दिन में वो गाड़ी कीबोर्ड से सही तरह से चलाना सीख जाएंगे और फिर वो अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं गाड़ी को कीबोर्ड से चला। और एहसान, आप इसको मार्केट में लाने के लिए कुछ काम कर रहे हैं? क्योंकि जाहिर है ये तो आपकी पर्सनल कार होगी ना ऑब्वियसली, तो दीगर लोगों तक ये पहुंचे, मार्केट तक पहुंचे, उसके लिए आप काम कर रहे हैं कुछ?
नहीं, अभी मैं इस तरह का कोई काम नहीं कर के लोगों को बना के दूं, क्योंकि ये सिर्फ मैंने अपने लिए बनाई है और इसका टेस्ट किया है और वो कामयाब टेस्ट किया है। लेकिन इस फील्ड में मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन अभी मैं गाड़ी की जो सिक्योरिटी की डिवाइसेस वगैरह होती हैं वो बना रहा हूँ। वो हो सकता है कि मैं आने वाले कुछ महीनों बाद मार्केट में लाऊं, लेकिन ये गुड। प्रोजेक्ट में मार्केट में किसी को बना के देने के लिए राजी नहीं हूं। अच्छा एहसान, आपकी केपीके के सीएम से भी मुलाकात हुई और भी बहुत सारी सेलिब्रिटीज ने आपसे रब्ता किया। मुझे ये बताइए किसी कंपनी ने भी आपसे रब्ता किया कि आपने किस तरह बनाया है और हमारे साथ आइए, कोई हम मिल के इस तरह का यूनिट बनाते हैं? नहीं, अभी किसी कंपनी से जरूरत नहीं है, लेकिन जो कि पीके के सीएम है अलीमीन गनापुर, उन्होंने मुझे हुकूमती सत्ता पे काफी अप्रिशिएट किया है। उन्होंने मुझे एक करोला XLI गाड़ी गिफ्ट की है एक्सपेरिमेंट करने के लिए, और इसके अलावा उन्होंने इंटरनेशनल स्कॉलरशिप का ऐलान किया है कि आप बाहर जाएं, किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ें, इस फील्ड के बारे में मजीद सीखें और फ्यूचर में आके पाकिस्तान में गुड। काम करें और पाकिस्तान का नाम मजीद रोशन करें। ये लेकिन तो जो सूबाई हुकूमत है उन्होंने मुझे अभी तक अप्रिशिएट नहीं किया, कोई राब्ता नहीं किया। और मुझे जो वजीर आजम है मैंने कई इंटरव्यूज में भी बोला है कि वजीर आजम पाकिस्तान से मिलना चाहते हूँ, लेकिन राब्ता नहीं किया। प्राइम मिनिस्टर साहब, अगर आप हमें सुन रहे हैं, आपका कोई भी शख्स सुन रहा है जो आपके स्टाफ में है, तो बिलाल एहसान जफर आपसे मिलना चाहते हैं, आप काइंडली एहसान के साथ मिलिए। और एहसान का तो काम भी बहुत अच्छा है। एग्जैक्टली, काम भी आपका बहुत अच्छा है। एहसान, मुझे ये बताइएगा कि जो काम आपने किया, कीबोर्ड के ऊपर सारी गाड़ी आपने कन्वर्ट की, इसके लिए आपको गाड़ी का एक्सपर्ट होना भी बहुत जरूरी है। तो क्या आपको मैकेनिकली गाड़ी को खोलना, इंजन बनाना, ये तमाम तर चीजें आती थी, या फिर किस तरह ये कंट्रोल हुआ? कोई इलेक्ट्रिकल चीजें आपको आती थी, वहां से आपने कंट्रोल किया सारी चीजें? घर में मेरी एक लैब है जहाँ पे ये इलेक्ट्रॉनिक्स के हवाले से एक्सपेरिमेंट करता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें करने की कोशिश करता हूँ। तकरीबन 3-4 साल से घर में लैब बनाई है, लेकिन जो गाड़ी का सिस्टम है वो मैकेनिकल सिस्टम में नहीं, लेकिन जो इलेक्ट्रिकल है वो हर चीज में समझता हूँ गाड़ी की। ठीक है एहसान, एहसान की आवाज़ में कुछ डिस्टॉर्शन आ रही है। एहसान, आपका बहुत शुक्रिया, आप इस काम करते रहें, और जैसे एहसान की ख्वाहिश है कि प्राइम मिनिस्टर उससे मुलाकात करें। उम्मीद करते हैं कि हमारी ये आवाज़ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक भी पहुंची। ख्वातीन हज़रात, यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू सुबह की सोच। अब एक ऐसे टॉपिक के हवाले से बात कर रहे हैं जो कि निम्रा बताएंगे आपको, क्योंकि इन्हीं का फेवरेट टॉपिक होता है, चाहे वो फैशन हो, चाहे वो कपड़े हों, चाहे वो कलेक्शन हो, चाहे कोई और भी ऐसी चीज़ हो जो कि ख़वातीन के रिलेटेड हो, तो निम्रा की फेवरेट होती है। हाँ, निम्रा, फेवरेट तो है, ओवर टू यू। लेकिन ओवर टू मी। लेकिन मैं फिर भी मतलब आपसे भी पूछ लेती हूँ ना, फैशन तो आपने ज़रूर, चलें करते भी हैं, हर कोई शख्स करता है, सुनता है उसके बारे में, उसको देखता है, पढ़ता भी है, बल्कि आपने भी यही सब किया होगा। नहीं, मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन किया है। मतलब फैशन मैगजीन्स होते हैं, फैशन मैगजीन देखते भी हैं, सुनते हैं, पढ़ते भी हैं, बिल्कुल तो ऐसे। अच्छा, अब आपने लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट जिसके बारे में आपको अभी बताने लगी हूँ, इसके बारे में आपने नहीं सुना? कभी नहीं सुना? कभी नहीं सुना, मैंने भी नहीं सुना था, लेकिन अभी मैं आपको शेयर करती हूँ। हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जी हिरा अंसारी से, जो कि सस्टेनेबल फैशन डिजाइनर है। अभी सस्टेनेबल फैशन क्या है कि ये इसी की वजह से बाय द वे अपनी पहचान बना रही हैं। और हिरा ने 4 साल पहले अपनी वालिदा से मुतासिर होकर जो बचे हुए कपड़े होते हैं ना, जो पीसेस होते हैं जिनको हम शायद वेस्ट कर देते हैं, हिरा ने इनके साथ अपने पूरा एक नई जर्नी का आगाज किया। कपड़ों के टुकड़ों से नई चीजें वो बनाती हैं। आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे बैग्स भी हैं, शर्ट्स हैं, जैकेट्स आपको नजर आएंगी। मतलब मुख्तलिफ किस्म की क्लोथिंग जो है वो इस वक्त हिरा उसमें एक्सपर्टीज हासिल कर चुकी हैं और ये पीसेस को जोड़ के ये काम कर रही हैं। सो हिरा अंसारी के पास ही चलते हैं और फिर मजीद क्या वो किस तरह करती हैं ये सब उनसे जानते हैं। हिरा, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सुबह की सोच। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाइए। जी अच्छा हिरा, ये बताइएगा कि जो कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर की है, मजीद आप बताएं कि ये आइडिया आपको लाइक कैसे आया? Obviously, I think so. You are inspired by your mother. जी बिल्कुल। वो क्या स्टिचिंग करती थी या क्या? नहीं, मतलब बचपन से ये पहले हमें थोड़ी इरिटेटिंग भी लगती थी कि जब भी किसी भी फैमिली फंक्शन, मतलब कोई भी फैमिली में शादी हो रही है, इवन मेरी अपनी भी शादी हुई, तब भी अम्मी सारे जितने भी हमारे पुराने पीसेस वगैरह इनसे बनाओ, इनसे कुछ लेकर आओ। तो हम कहते थे नहीं, अब क्या, हम फिर पुरानी डिजाइनिंग शुरू कर दी, ये वो।
तो बस वो करते करते इस तरह से वो कन्वर्ट हुई वो चीज़। उसके बाद से तो मैंने अपना क्लोथिंग ब्रांड जो स्टार्ट किया, और मेरे साथ मेरी सिस्टर, मेरी मदर, ये सब लोग होते हैं। तो फिर हम लोग उसके कट पीसेस बहुत सारे हम लोग के बच जाते थे, तो वो फिर हम लोगों ने उनको यूज करने शुरू कर दिया डिफरेंट प्रोडक्ट्स में, बैग्स में। और क्योंकि हम लोग डिस्कार्ड कर रहे फिर उसमें तो कभी भी फेवर में होती नहीं है कि हम उनको फेंक दें या कुछ कर दें। हमारे पास काफी सारे, और ना ही हमारे पास कोई छोटे बेबीज होती हैं, बेबी गर्ल्स के हम उनके कपड़े बना दें, यूजली फैमिलीज में इस तरह से होता है। तो हम लोग के पास अच्छे खासे हो जाते थे। तो फिर अब मेरी जो सिस्टर्स हैं वो आर्टिस्ट हैं, वो पेंटिंग करती है, वो ऑलरेडी पेंटिंग करती थी डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अंदर। तो उन दोनों चीजों को हम लोगों ने कंबाइन करके अपने नए प्रोडक्ट्स बनाए जिसके अंदर हमारी चीजें यूटिलाइज भी हो रही हैं, और प्लस ये कि हम एक कॉज है हमारे साथ, तो हम जो है वेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम एक एनवायरमेंट के लिए हम एक अपना एक पॉजिटिव इम्पैक्ट अपनी तरफ से एक छोटी सी कुछ परसेंट जो है वो हमारी एक कोशिश है कि हम इसको वेस्ट होने से रोक ले और उसको यूटिलाइज करें और एक नई चीज को बना दें। आप फिर जी अच्छा हीरा, ये भी बताइएगा कि जिस तरह आपने ये काम स्टार्ट किया ना, इससे पहले अगर इस काम की थोड़ी सी हिस्ट्री के वाले से बात की जाए तो मैंने देखा है कि ओल्ड, अगर आप कोई सीजन देखें ना, जिप्सीज के वाले से, यूरोपियन जिप्सीज यूके में बहुत ज्यादा है, वो इस तरह का काम करते हैं। सिंध में जो दो चादरों को मिला के रली बनाई जाती है, इस तरह के काम होते हैं। तो वहां से भी आपने कोई इंस्पिरेशन ली थी? जी बिल्कुल, वो वाला काम भी हम रेडी वर्क भी काफी ज्यादा इसके अंदर इंकॉर्पोरेट करते हैं, और बेसिकली वहीं से ही सारी चीजें हम इंस्पायर्ड होके कर रहे होते कि जब वो मतलब घर में बैठ के हाथ से स्टिच करके वो सारी चीजें हम लोग कर रहे होते हैं, तो वहीं से हम लोग काफी सारी, बल्कि हमारे एम्ब्रॉयडरी पैकेज भी उसी से ही रिलेटेड। हमारे पाकिस्तानी जो अपनी एम्ब्रॉयडरी है पाकिस्तान की, हमारी वही वाली हम यूज करते हैं, कोई नए उसके हमें बनाने नहीं पड़ते। तो ये काफी हमें हेल्प होती है हमारे अपनी ही। सही। अच्छा हीरा, ये आपकी छोटी बहन है जो इस वक्त हमें कोई आर्ट वर्क करते हुए नजर आ रही है शर्ट्स पे, पैंट्स वगैरह पे? अच्छा ठीक है, सो आप लोग मिलके, दिस इज अ टीम वर्क। ठीक हो गया। अच्छा हीरा, ये भी बताइए कि आप लेट्स सपोज अगर किसी चीज को, ये एक किस्म का वो कह सकते हैं रिसाइकलिंग ही हो ना, तो आप उसको जब सोचते हैं तो आपका आइडिया मतलब कहाँ से लेती हैं, फिर उसको मार्केट किस तरह करती हैं, क्या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे करती हैं, और रिस्पांस कैसा आ रहा है? क्योंकि हमने आज आपको जब बुलाया तो हमने देखा कि आपके हवाले से बहुत सारे लोग अब जानते हैं कि आप इस तरह का काम करती हैं। बेसिकली हमारे वही होता है कि हम जो भी पैसेज होते हैं उनकी हम कलर थीम बनाते हैं कि कौन या कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि कौन कौन से कहाँ, क्योंकि बहुत डिफरेंट कलर्स के होते हैं, तो हम उनको पहले सॉर्ट आउट करते हैं और फिर हम उनको देखते हैं कि वो किस तरह से, फॉर एग्जाम्पल जैकेट की किसी पॉकेट से आ रहा है या बैक से आ रहा है या शू में एडजस्ट हो रहा है, तो छोटा पीस है तो वो हम स्लीव्स के अंदर डाल देंगे। तो हम इस तरह से उसको डिजाइन करते हैं, फिर उसको पेंट के साथ उसकी आउटलाइन करते हैं या लेसेस के साथ उसको आउटलाइन करके डिजाइन करते हैं। तो ये यूनिक प्रोडक्ट होता है। फिर उनके ऑब्वियसली फोटोशूट होता है और फिर वेबसाइट है हमारी, वहाँ पे हम डालते हैं और सोशल मीडिया पे पोस्टिंग होती है। फिर समटाइम्स ऐसा होता है कस्टमर्स हमारे पास खुद ही अपनी कोई कस्टमाइज डिमांड लेकर आते हैं कि हम इस तरह से करना चाहते हैं, तो फिर उसके ऊपर भी हम वर्कआउट कर रहे होते हैं कि हम अपनी ही जो पैकेज है वो यूज करके उनका कस्टमाइज प्रोडक्ट बनाते हैं। अच्छा, सही हो गया। अच्छा हीरा, ये भी बताएं कि जो आपके प्रोडक्ट्स हैं, आप क्या कहेंगी? जैसे मैं आपकी वीडियोस और विजुअल्स में देख रही हूँ, मुझे ये अंदाजा हो रहा है, कुछ में ट्रक आर्ट भी मुझे दिखाई दे रहा है, मतलब मुख्तलिफ तरह का आर्ट वर्क हुआ है। सो मुझे लग रहा है कि वही उसकी स्पेशलिटी। एक तो ऑलरेडी यही है कि ये आप लोग सस्टेनेबल उस मॉडल पे काम कर रहे हैं, यही आपको भी मुनफरिद बात लगती है आपके प्रोडक्ट्स की? जी बिल्कुल, सस्टेनेबल है और पाकिस्तानी कल्चर है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि हम अपने कल्चर को लेके इसके अंदर आगे बढ़ें। और ट्रक आर्ट, बेसिकली ट्रक आर्ट बहुत ज़्यादा कस्टमर्स को पसंद आता है। Yes. जो बाहर हमारे होते हैं, तो उसकी वजह से हमारी ज़्यादा डिमांड है। The black jacket that I can see right now on the screen is very good. Thank you. अच्छा, ये बताइएगा कि आपकी जो प्रोडक्ट्स है, जब आप इसको मार्केट करती हैं तो आपको बाहर से भी कस्टमर ऐसे हैं जो कि अप्रोच करते हैं, फिर उनके आप ऑर्डर बाहर भी बेचती हैं? जी, हमारे जो मोस्टली कस्टमर्स हैं वो बाहर के ही हैं, क्योंकि वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, पाकिस्तानी आर्ट को, कलरफुल आर्ट को, ट्रक आर्ट को। और प्लस ये कि वो अपनी भी कस्टमाइज चीज़ें हमसे करवा रहे होते हैं। लाइक अगर कोई यहाँ उनका रिलेटिव आ रहा है या खुद भी अगर पाकिस्तान विजिट करते हैं तो अपने प्रोडक्ट्स भी लेकर आते हैं, अपने शूज, जैकेट, तो हम मिला के देते हैं और फिर उनसे हम डिस्कशन के बाद उनकी जो डिजाइन है वो। ठीक। अच्छा हीरा, आपने क्या बताया था, ये जो पीसेस होते हैं जो क्लोथिंग के लिए यूज करते हैं आप लोग, वो कहाँ से आते हैं? जी, मेरा अपना क्लोथिंग ब्रांड है, वहाँ से हम यूज।
अच्छा, जो ऑलरेडी स्टिचिंग हो रही है, अगर किसी की उसके जो पीसेस बच रहे हैं वो फिर बाद में दीगर प्रोडक्ट्स बनाने के लिए यूज हो रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा इरा, ये भी बताइएगा कि कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत ही ज्यादा आपका अट्रैक्टिव लग रहा है। बहुत अच्छा है तो वो ये कलर कॉम्बिनेशन आप खुद बनाती हैं या सारे बैठ के वो करते हैं, इसके ऊपर डिसाइड करते हैं? म्यूचुअल वर्क है, ये सब लोग मिलकर ही करते हैं। अच्छा। ये किसी सिंगर और कोई ऐसा है आप दोनों या तीनों में कि जो फैशन डिजाइनिंग वजह से की हो, क्योंकि ये तो बड़ा एक यूनिक मुझे लगता है आपका जितना भी काम है। नहीं, हमारी स्टडीज फैशन डिजाइनिंग की नहीं है, लेकिन ये सिस्टर फाइन आर्टिस्ट है, मैं इंजीनियर हूँ, तो हम लोग हमारी है, हमारी अम्मी को बहुत ज्यादा शौक है, तो वो वही चीज हम लोगों के अंदर आई है। तो हम शुरू से ही ये करते आए अपने कपड़े डिजाइन करना। और तो क्लोथिंग ब्रांड पहले उसी तरह से शुरू हुआ, फिर क्लोथिंग ब्रांड का फिर नेक्स्ट ये हुआ। तो अब ये है कि ये वाला ब्रांड ज्यादा लोगों को पसंद आ रहा है, ये वाली हमारी चीज है, तो अब लग रहा है कि वहां से यहीं शिफ्ट करना पड़ जाएगा। अच्छा हिरा, ये कॉन्सेप्ट तो वाकई बहुत नया है, हमारे लिए भी बहुत नया है। आप लेकिन फील्ड में हैं तो आप दीगर लोगों को भी जानती हैं, ऐसा पहले ये काम हो रहा था पाकिस्तान में? पाकिस्तान में हो रहा है, लेकिन ये कि ये बाहर जैसे इंडिया में और डिफरेंट कंट्रीज के अंदर बहुत ज्यादा हो रहा है। इवन वहाँ अच्छा। जो ब्रांड नेशनल ब्रांड, लेकिन वो तो उनका तो अपना कल्चर होता होगा ना, वो आर्ट के थ्रू अपने कल्चर को दिखाते होंगे। लेकिन वही है कि ये काम ऑलरेडी हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में ये इस तरह का जो हम लोग कर रहे हैं वो नहीं कोई कर रहा है। लेकिन हाँ, मे भी कोई और कर रहा हो सस्टेनेबिलिटी डिफरेंट वेज में, बट हमारे पास ये चीज है, ये अभी फिलहाल हम। अच्छा हीरा, मुझे ये भी बताइएगा कि जूतों के ऊपर जो आपका पैच वर्क होता है, जो आपकी फिनिशिंग होती है, उसके लिए मैंने तो अभी जो हम देख रहे हैं वो सीधा आप वो ब्रशेस वगैरह यूज करती हैं, इस तरह का काम करती हैं। उसके लिए कुछ और भी इक्विपमेंट है तिले का काम करने के लिए? कोई और भी आपके पास इस तरह की चीजें हैं जो आप अभी हमें नहीं दिख रही हैं? जी, वो हमारे कारीगर हैं जिनसे हम ये करवाते हैं सारी चीजें। लेकिन वही है कि ये तिले का काम शुरू से नहीं हुआ हुआ, ये अलग एम्ब्रॉयडरी पैच पे हुआ हुआ है, जो भी है तो वही हमने लगा, उसके ऊपर डायरेक्ट काम नहीं हुआ। हाँ ठीक है। अच्छा, मुझे लग रहा है कि आप लोगों का ज्यादा फोकस आउटर वेयर पे है। ठीक हो गया। तो एक कोई चीज बनाने में, फॉर एग्जांपल एक जैकेट है, कितनी देर लगती है, कितना टाइम लगता है? और शायद आई थिंक धागे का भी काम है। जी, थ्रेड वर्क भी है, और इसको हमें डिजाइनिंग ही सेल्फ हमारी काफी टाइम टेकन होती है। पहले मेन डिजाइन हो जाए तो उसके बाद से फिर इसको एक्चुअल वर्क के अंदर ट्रांसफॉर्म करने में शायद इतनी देर नहीं लगती, लेकिन डिजाइनिंग हमारा बहुत ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि पैचेस की कटिंग आपको पता है सीधी सीधी नहीं हुई भी होती, बहुत ही डिस्टर्ब वे के अंदर, अब्रप्ट वे के अंदर हुई भी होती है। तो उसको एडजस्ट करना और वो पजल ज्वाइन करना ना, तो वो हमें बहुत ज्यादा टाइम टेकन होता है। और उसी के अंदर फिर हमें ये भी दिखाना होता है ना कि न सिर्फ हमें सिर्फ पजल ही ज्वाइन करना है, उसको एक ब्यूटिफाई भी करना, तो अच्छा भी लगता है। अच्छा हीरा, मुझे ये बताइएगा कि आपका जो इक्विपमेंट है वो मुझे वही लग रहा है जो हर घर में इक्विपमेंट होता है, वो जो सिलाई मशीन जो मैं देख रहा हूँ, इस तरह की चीजें देख रहा हूँ। तो आपके काम का हुजम तो बढ़ता हुआ चला जा रहा है, तो इक्विपमेंट यही यूज करती हैं कि इसको भी कोई अपडेट किया आपने? नहीं, इक्विपमेंट्स तो ऑब्वियसली वही है जो हमारा अपना वर्क एरिया है, वो डिफरेंट है, वो यहाँ पे नहीं नजर आ रहा हूँ। लेकिन यही है कि हमारी स्टिचिंग मशीन से वही है जो हर घर में होती है। इनफैक्ट ये बहुत सारे लोग ये खुद भी कर सकते हैं ये काम इस तरह से, तो ऐसी कोई इसमें हिडन लोड नहीं है। अच्छा, स्टिचिंग वगैरह कौन करता है? मतलब अभी आपके पास करंटली कितने मेंबर्स पे टीम जो है वो कंसिस्ट करती है? हमारे पास है अभी अराउंड 5 to 10 वर्कर्स हैं। ओके। 5 बेसिकली मेन जो स्टिचिंग के ऊपर होते हैं, और उसके बाद जो हमारे हेल्पर्स और कटिंग और शॉर्टिंग और सारी चीजें, और मेनली तो हम 4 हैं, मेरी अम्मी, मैं और दोनों बहनें। ओके, तो आप लोग अभी फिर एक्सपेंड करने के बारे में सोच रहे हैं? जी बिल्कुल सोच रहे हैं एक्सपेंड करने के बारे में, क्या हमें तो एक्चुअली लेके जाना है, तो वहाँ पे मोस्ट प्रोबब्ली यू गाइस शुड गो फॉर ईस्टर्न वेयर। ईस्टर्न से ज्यादा हम लोग की ये डेनिम जैकेट और शूज जो है वो ज्यादा डिमांडिंग है, तो हम फिर इसी तरफ ज्यादा इंक्लाइंड होंगे, और मे बी ईस्टर्न को भी हम आगे तक इनकॉर्पोरेट करेंगे। अच्छा हीरा, हमारे यहाँ ना एक बहुत बड़ा डायलेमा कह लें या सबसे क्या कहते हैं मार्केट डिमांड ये है
कि चीज़ को सस्ता होना चाहिए। प्राइस के हवाले से हमें बताइएगा कि आपकी जो प्राइसिंग है तमाम तर चीज़ों की, आप एक एक चीज़ की प्राइस भी हमें बता सकती हैं, छोटे बच्चों की, जो नौजवान हैं उनकी, या इस तरह की जितनी भी जैकेट्स हैं, पैंट्स हैं, शूज़ हैं, उनकी प्राइस के हवाले से बताइएगा कि उसकी प्राइस रेंज क्या है। जो सुनने वाले हैं वो ये भी सुनना चाहते होंगे और उसके बाद आपसे रब्ता करेंगे यार कि ये तो बड़ा सस्ता देती हैं या फिर अफोर्डेबल प्राइस है। अफोर्डेबल, देखिए हर एक का अफोर्डेबल डिफरेंट होता है और हमारे पास हर रेंज के मौजूद है। हमारे पास स्टार्टिंग फ्रॉम, अगर हम छोटे अगर टोट बैग वगैरह या छोटे प्रोडक्ट की बात करें तो स्टार्टिंग फ्रॉम 1500 तो हमारी ऑनवर्ड डिफरेंट 50,000 तक भी हमारी पास रेंज है। तो वो डिपेंड कि आपको किस प्रोडक्ट और किस तरह की चीज मिल चाहिए, तो आपको हर रेंज में मिलेगी। तो आई एम श्योर कि वो जिस भी एज ग्रुप में हो या जिस भी अफोर्डेबिलिटी रेंज में होंगे तो वो डेफिनेटली लेकिन फाइन एनी प्रोडक्ट हमारे। और हम कस्टमर से पूछते भी हैं कि उनका क्या बजट है, तो हम उनके विदिन बजट भी हम डिजाइन करते हैं। मतलब कि एक जैकेट अगर किसी ने खरीदनी है तो वो उसको 1500 की भी मिलेगी और 50,000 की भी मिलेगी? नहीं, मेरा मतलब ये है कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं कि वो स्टार्टिंग फ्रॉम, मतलब अगर आप वेबसाइट पे जाएं तो आपको 1500 का भी प्रोडक्ट मिलेगा एंड देन आपको 50,000 तक का भी कोई प्रोडक्ट मिल सकता है। वो शू हो सकता है, ऑब्वियसली जो ब्रांडेड शूज होते हैं, हाई एंड शूज होते हैं, तो वो शू की अपनी ही प्राइस भी ज्यादा होती है। जो कस्टमाइज होते हैं तो कस्टमर हमें कहते हैं कि हमें उस ब्रांड के शू के ऊपर डिजाइन तय करनी, तो ऑब्वियसली वो शू सेल्फ इतना महंगा है कि उसके ऊपर डिजाइनिंग लगाना तो फिर उसकी कॉस्ट भी बहुत। चलो ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, हिरा अंसारी हमारे साथ मौजूद थी जो कि सस्टेनेबल फैशन डिजाइन। बिल्कुल ऐसे है, और हिरा के साथ भी आपकी मुलाकात होगी। इससे पहले हमने आपको बिलाल के साथ भी मुलाकात करवाई और एहसान जफर के साथ बैकू पैटर्न, पता नहीं बिलाल जफर मेरे एक दोस्त हैं, इस वजह से मुझे याद आ रहे हैं। ठीक हो जी ख़वातीन हज़रात, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाते हैं। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे और निम्रा को और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।